हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। और क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। और इसमें एक टॉपिक आज हम पूरा कवर कर लेंगे, वो है वाटर पोल्यूशन। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ ही टॉपिक है, जैसे एक वाटर पोल्यूशन हो गया, फिर एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारे एक एक वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा वाटर पोल्यूशन पर। क्या क्या सोर्सेस हैं वाटर पोल्यूशन के, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है। अपने इन्वायरमेंट में आपको पता है, हमारे इन्वायरमेंट में एयर पाई जाती है, हमारे इन्वायरमेंट में वाटर पाया जाता है, हमारे इन्वायरमेंट में आपको लैंड भी मिलेगी, है ना। अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें, हवा, पानी, ज़मीन, तो इनकी क्वालिटी में गड़बड़ी होना या इनकी क्वालिटी गिरना, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब वो क्वालिटी अपने आप तो गिरेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, चाहे वो नेचुरल फैक्टर हो या फिर मतलब ह्यूमन मेड फैक्टर हो या मैन मेड फैक्टर्स हो, है ना। तो या फिर हम उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब क्या है? द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कब होता है? जब इंसान की एक्टिविटीज की वजह से, हमारी एक्टिविटीज की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, आपने फेंक दिए कहीं भी, उनसे जो पदार्थ निकल रहे हैं, उनसे जो एनर्जी निकल रही है, उसी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कितने टाइप्स हैं? तो मेनली 4 टाइप है। पहला है एयर पोल्यूशन, दूसरा है लैंड पोल्यूशन, तीसरा है वाटर पोल्यूशन और चौथा है आपका नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आपने अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में सुना होगा। आपको पता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब है एयर पोल्यूशन की वजह से। आप सबको पता है दिल्ली में स्कूल सब बंद कर दिए गए थे, है ना। और दीपावली के आसपास बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हुई थी, है ना। मास्क लगा के लोग घर से बाहर जा रहे हैं, तो सिचुएशन इज वेरी डेंजरस इन दिल्ली, राइट। तो एयर पोल्यूशन पहला। अब ये एयर पोल्यूशन क्यों हुआ? हवा में आपको जब अनवांटेड पार्टिकल्स आने लगेंगे अलग अलग जगह से, तो हवा भी क्या हो जाएगी? पॉल्यूट हो जाएगी। तो एयर पोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम लैंड पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉइज पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 पोल्यूशन है, चारों के बारे में आज हम जो कवर करेंगे वो है वाटर पोल्यूशन। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन के बारे में बात एक याद रखना कि ये लोकेशन स्पेसिफिक पोल्यूशन है। कैसा है? लोकेशन स्पेसिफिक पोल्यूशन है, मतलब जहाँ पे नॉइज आ रही है वो वहीं रहती है, फैलता नहीं है ना, कि एक जगह पे नॉइज आ रही है फैलेगा और मतलब दूसरे तीसरे गांव में वो आवाज़ पहुंच के जा रही है। दैट इज नॉट हैपन्स विद नॉइज पोल्यूशन, राइट। हवा अगर पॉल्यूट हो गई तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है ना। और पानी भी, मतलब लैंड भी खराब होगी तो ये भी डिग्रेड होकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसके भी पार्टिकल्स, है ना। पानी भी आपको बताइए, मगर नॉइज पोल्यूशन जो है लोकेशन स्पेसिफिक है। अब हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन, है ना। वाटर के बारे में देखो, आपने जो वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर उसमें पढ़ाई होगा। अपनी पृथ्वी पर, अपनी जो धरती माता है, अर्थ को आपको पता है हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। अर्थ पर अराउंड 71% आपको पता है पानी है और 29% क्या है? लैंड वाला पार्ट है। इतना सारा पानी होने के बावजूद, है ना, फिर भी हमारे यहाँ पानी की समस्या है। और चूंकि अर्थ पर हमारी पे ज़्यादातर पानी है, इसलिए हम अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट। पानी की भी अगर हम बात करें, अगर पानी का भी मैं अगर आपको परसेंटेज बताऊं, तो लगभग एवरेज आप यूँ लगा लो 97.5% जो पानी है वो कैसा है? आपका सैलाइन वाटर है ना, नमकीन पानी है, खारा पानी है। अपना जो फ्रेश वाटर है वो कितना? 2.5% पानी जो है ना, वो है अपना फ्रेश वाटर। ठीक है, तो पानी हमारे पास लिमिटेड है, 2.5% है, वो भी उसमें से भी ज़्यादातर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में पाया जाता है। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पॉइंट में, मतलब बहुत, और वो भी हमने क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट करते जा रहे हैं। तो पानी की समस्या आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, कहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, क्यों पोल्यूशन हो रहा है, क्या फर्क कर रहा है, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। बुक में जितना भी दे रखा है मैं सारी चीज़ आपको बताऊँगा। ठीक है, हालांकि वाटर पोल्यूशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, नॉर्मल सा टॉपिक है, और आप सब सारी चीज़ों के बारे में जानते भी हो, है ना। अच्छा, राइज इन द पॉल्यूटेंट्स। अब एक वर्ड समझ लेते हैं, पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है? ठीक है, देखो, ये एक गिलास पानी भरा हुआ है, इसमें बढ़िया एकदम साफ पानी है ना। बाहर से कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर दी और जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है, या इसको पीने के लिए मतलब अनफिट पानी को कर देगी, तो बाहर से आपने जो भी चीज़ ऐड करी है ना, उस बाहर वाली चीज़ को हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। पानी की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं, हवा की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं, जमीन की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बढ़िया पानी में आप केमिकल्स रिलीज कर दो, हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? पॉल्यूटेंट कहलाएंगे। समझ गए ना? पॉल्यूटेंट बार बार आएगा, ये शब्द ध्यान रखना। पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो हवा पानी की क्वालिटी को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? पॉल्यूटेंट बोलेंगे, प्रदूषक बोलते हैं। ठीक है, तो राइज इन पॉल्यूटेंट इन द वाटर बॉडीज। अब वाटर बॉडीज जब भी आए, वाटर बॉडीज मतलब पानी, जैसे वाटर बॉडीज कहाँ पे, किस किस को हम वाटर बॉडी बोलते हैं? रिवर्स को हम वाटर बॉडीज बोलेंगे, कैनाल्स को वाटर बॉडीज बोलेंगे, लेक्स को वाटर बॉडीज बोलेंगे, ओशंस को वाटर बॉडीज बोलेंगे, एक्वाफर्स को बोलेंगे, ग्राउंड वाटर बोलेंगे। जहाँ जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ उसको हम वाटर बॉडीज बोलेंगे। तो इन वाटर बॉडीज में पॉल्यूटेंट का बढ़ना
ये अगर बढ़ेंगे तो वाटर पॉल्यूशन होगा, और वाटर पॉल्यूशन होगा तो इनका जो वाटर बॉडीज का जो पानी है वो अनफिट हो जाएगा, इंसान उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अंडरस्टूड। अब क्यों बढ़ रहा है उसके रीजन अलग हैं। ये पोल्यूटेंट कहाँ से आ रहे हैं? ये पोल्यूटेंट एग्रीकल्चर से भी आ रहे हैं, ये पोल्यूटेंट इंडस्ट्री से भी आ रहे हैं, ये पोल्यूटेंट डोमेस्टिक मतलब जो अपने घरेलू पानी से भी आ रहे हैं। तो यहाँ से पानी आ रहे हैं और ये पोल्यूटेंट आ रहे हैं, और जब ये पानी में जाते हैं तो पानी को खराब कर देते हैं, और ह्यूमन यूज के लिए पानी कैसा हो जाता है? अनफिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉडीज लाइक लेक, रिवर्स, ओशियंस, एक्वाबर्स, ग्राउंड वाटर, इन सब में आप देखो लगातार पोल्यूटेड होती जा रही है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। मेन रीजन कौन निकल के आ रहा है? मेन रीजन ये इंसान निकल के आ रहा है। इंसान जो है सब जगह को क्या करता जा रहा है? पॉल्यूट करता जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि भैया हमारा पानी नहीं है पीने के लिए, है ना। और आज देखो आज हालत कैसी हो गई है, आरओ वाला पानी फेमस हो गया, जगह जगह पे आरओ वाला पानी चल रहा है। अब नॉर्मल पानी तो पीते ही नहीं है। क्वालिटी ऑफ वाटर हैज़ डिग्रेडेड, डिग्रेड का मतलब कम हो जाना, यूँ समझ लो। पानी की क्वालिटी जो है डिग्रेड होती जा रही है। क्यों डिग्रेड होती जा रही है? क्योंकि हम पानी का इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, अंधाधुंध पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अंधाधुंध पानी का इस्तेमाल होने की रीजन है एक तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन और दूसरा इंडस्ट्रीज का फैलना। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी उतना ज़्यादा पानी का कंजप्शन बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही पानी की डिमांड बढ़ जाएगी। सरफेस वाटर जो सतह पर जो पानी पाया जाता है रिवर्स में, कैनाल्स में, लेक्स में, ये भी अब प्योर नहीं बचा है। इसके अंदर भी छोटी मोटी क्वांटिटी में सस्पेंडेड पार्टिकल पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी पाया जाता है। प्लांट और एनिमल से जो वेस्ट निकलेगा वो ऑर्गेनिक में आ जाएगा और बाकी कुछ में आ जाएगा इनऑर्गेनिक में आ जाएगा। और सस्पेंडेड पार्टिकल जो मतलब झूलते रहते हैं, इनके अंदर कभी सेटल डाउन नहीं होते, वो सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे। तो हमारा जो सरफेस वाटर है वो भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? पॉल्यूट होता जा रहा है ना। और जब इन सभी सब्सटेंस की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, जब पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इन वाटर बॉडीज के अंदर, तो इनकी सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी है वो भी क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। ध्यान रखना, when the concentration of these substances increases self purifying capacity of water is unable to purify water in these water bodies। मतलब जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, ये बाहर के जो पॉल्यूटेंट है जब ये पानी में बढ़ने लग जाएंगे तो पानी की जो सेल्फ प्योरीफाई करने की कैपेसिटी है ना वो कम हो जाएगी, और वाटर बॉडीज अपने आप को तुरंत प्योरीफाई नहीं कर पाएंगी। देखो नॉर्मली इनमें पॉल्यूटेंट जाते हैं तो ये धीरे धीरे करके उनको सही भी कर देती हैं, साफ भी कर देती हैं, मगर जब यार एक लिमिट से ज़्यादा पॉल्यूटेंट भेजोगे, एक लिमिट से ज़्यादा प्रदूषण करोगे तो रिवर भी कहेंगे भैया हमसे अभी ना हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। कहाँ से वाटर पोल्यूशन होता है? कौन कौन सी चीज़ हैं जो वाटर पोल्यूशन फैलाती हैं? वाटर पोल्यूटेंट को हम कह सकते हैं कि यार नेचुरली भी आते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी आते हैं। नेचुरल में जैसे इरोजन, लैंडस्लाइड, डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, है ना। आप देखो जब भी इरोजन होता है, ज़मीन का इरोजन होगा तो वो ज़मीन एक जगह से दूसरी जगह हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से चली जाती है, और वाटर बॉडीज में चली जाएगी तो वाटर बॉडीज क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी। लैंडस्लाइड होने पर आप देखो बहुत सारा रॉक का मटेरियल और ज़मीन जो है वो भी पानी में चली जाती है तो खराब हो जाता है। प्लस प्लांट और एनिमल जो है ये डिकम्पोज होकर ये भी पानी में चले आते हैं, और ये नेचुरल सोर्स हैं। कैसे सोर्स हैं? नेचुरल सोर्स हैं। नेचुरल सोर्स से भी पानी का पोल्यूशन होता है। दूसरा है ह्यूमन सोर्सेस। ह्यूमन सोर्सेस में इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कल्चरल एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों की वजह से पानी पोल्यूट होता जा रहा है। और ये जो पोल्यूटेंट है जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो पोल्यूटेंट आ रहे हैं ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है, बहुत बड़ी चिंता की विषय है ना। इंडस्ट्रियल सोर्सेज की बात करें, इंडस्ट्री से जो गंदा पानी आ रहा है, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द पोल्यूशन। जहाँ पे इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं आप देखना वहाँ का पानी क्या पाया जाता है? बहुत ज़्यादा खराब पानी पाया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज आर द सोर्सेज ऑफ नंबर ऑफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, पोल्यूटेड वेस्ट वाटर, पॉइजनस गैसेज, केमिकल रेजिड्यूज, न्यूमरस हैवी मेटल्स, डस्ट एंड स्मोक। आप देखो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं सब कहाँ से आ रही हैं? इंडस्ट्री से आ रही हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री से ऐसे ऐसे सब्सटेंस आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है पानी में, जैसे कि इंडस्ट्री का वेस्ट हो गया, इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर हो गया, जहरीली गैसें, केमिकल पदार्थ और हैवी मेटल्स, डस्ट, स्मोक, सब किस में आ रहा है? ये पानी में आ रहा है। हालांकि गैस वैस तो ऊपर चलेगी, हवा को खराब करेगी, ध्यान रखना, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्पोज्ड इन वाटर बॉडीज। आप देखो इंडस्ट्री क्या करती है, वैसे नियम है जनरली, है ना, जो भी इंडस्ट्री लगाएगा इंडस्ट्री वालों को बोला जाता है कि भाई अगर आप पानी को डिस्चार्ज कर रहे हो ना तो आप उसको ट्रीट करके भेजो। मगर आपको पता है हमारा सिस्टम कैसा है, कोई ध्यान ही नहीं देता। इंडस्ट्रीज बिना डिस्चार्ज करे पानी को, खराब पानी को हमारे वाटर बॉडीज में डाल देती हैं, और यही खराब पानी धीरे धीरे करके रिस के नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड लेवल खराब कर देता है, रिवर को भी खराब कर देता है, रिवर में रहने वाले जीव जंतु भी मर जाते हैं बेचारे, ठीक है। कोई देखने वाला नहीं, और देखने वाला नहीं होता तो समस्या ऐसी ही होती हैं। अगर इन पर इंडस्ट्रीज पर पेनल्टी लगा दी जाए, इंडस्ट्रीज पर रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए जाएँ तो इंडस्ट्री अपने आप लाइन में आ जाएंगी। मगर कौन देख रहा है भाई? कौन देख रहा है? तो इंडस्ट्री से जो ये सारा वेस्ट आ रहा है ना, कहाँ पे आ रहा है? इन वाटर बॉडीज में आ रहा है, ठीक है। तो दीज इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्पोज्ड इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, फ्रॉम वेयर द पॉइजनस एलिमेंट स्प्रेड टू अदर वाटर बॉडीज लाइक रिजर्वर, लेक एंड रिवर्स
एंड दिस अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द बायोसिस्टम एंड पोल्यूट द वाटर एट लार्ज स्केल। ठीक है, तो इंडस्ट्री से जब ये मतलब मटेरियल आएगा और वाटर बॉडीज में जाएगा तो ये एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होता है, जैसे रिवर्स लेक्स और रिजर्वर्स, और फिर फाइनली इनका जो बायोसिस्टम है जिसको हम एक्वेटिक्स लाइफ बोलते हैं, वो बायोसिस्टम डैमेज हो जाता है और बायोसिस्टम खराब हो जाता है, मछलियाँ मरने लग जाती हैं और पानी जो है बड़े लेवल पर क्या होने लग जाता है, पॉल्यूट होने लग जाता है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा, वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? तो इंडस्ट्री जैसे लेदर, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल और केमिकल, इनको बोलते हैं वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के एग्जांपल दीजिए। तो आपको बताना है लेदर वाली है ना, चमड़े वाली जो होती है, पल्प एंड पेपर वाली, टेक्सटाइल और केमिकल की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इनको बोलते हैं वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है। अगला हम बात करेंगे, एग्रीकल्चर भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, वाटर पोल्यूशन का। क्यों है भाई? क्योंकि आजकल जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो मॉडर्न मीन से करते हैं, और मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है इसमें अलग अलग तरह के हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी फसल में प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और बाहर से जो मतलब कीड़े वीड़े लगते हैं वो भी ना लगें। तो इसलिए हम बहुत सारे केमिकल्स का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं ये पानी में जब मिल जाते हैं तो यही पॉल्यूटेंट बन जाते हैं और ये धीरे धीरे करके रिवर्स, लेक्स, टैंक्स, इन सब चीज़ों में चले जाते हैं और उनको पॉल्यूट कर देते हैं। और यही केमिकल अब मान लो आपने खेती में डाल दिए, खेती से पानी में आ गए, पानी से बह के दूसरी जगह पे चलेगा और यही केमिकल इनफिल्ट्रेट होकर नीचे चले जाते हैं धरती में और फिर ये ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं और ग्राउंड वाटर भी कॉन्टामिनेट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। फर्टिलाइजर्स की वजह से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, सरफेस वाटर में एक चीज़ बढ़ जाती है, दैट इज नाइट्रेट कंटेंट। ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ। फर्टिलाइजर्स की वजह से सरफेस वाटर में कौन सा एलिमेंट बढ़ जाता है, कौन सा पदार्थ बढ़ जाता है, तो आपको बताना है नाइट्रेट कंटेंट बढ़ जाता है। और इंडिया में आप देखो जितने भी रिसोर्सेज हैं, सरफेस वाटर सोर्सेज हैं, वो कॉन्टामिनेट हो चुके हैं। कॉन्टामिनेट का मतलब है प्रदूषित हो चुके हैं और पानी ह्यूमन यूज के लिए अनफिट हो चुका है। अब इंसान उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला है कल्चरल एक्टिविटीज़। अब कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कई जगह पर आपने देखा होगा है ना, पिलग्रिमेज का मतलब जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, किसी धार्मिक प्लेसों पे जाते हैं, चाहे वो कोई से भी धर्म के धार्मिक प्लेसेस हों, रिलीजियस जो मेले लगते हैं, हम घूमने जाते हैं, टूरिज्म में जाते हैं, तो आपने देखा होगा तो हम कचरे को किस में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, वाटर बॉडीज में कचरे को डाल देते हैं। इसकी वजह से भी पानी पॉल्यूट हो रहा है। तो इसलिए कहीं भी घूमने जाएँ तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पानी पॉल्यूट ना हो। तो कल्चरल एक्टिविटीज भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है पानी को पॉल्यूट करने में। अगला है डिजीज कॉज्ड ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। पानी की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती हैं? ठीक है, तो पानी की वजह से जो बीमारी होती है उनको बोलते हैं वाटर बोर्न डिजीज। पानी की वजह से जो बीमारी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वाटर बोर्न डिजीज बोलते हैं। तो बीमारियों में डायरिया, इंटेस्टिनल वॉर्म्स और हेपेटाइटिस। ध्यान रखना 3 बीमारी है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इनका ध्यान रखना है। और भी होती होंगी, अपनी बुक में जो दे रखी है वो आपको याद रखनी है। डायरिया, इंटेस्टिनल वॉर्म, इंटेस्टिनल मतलब आंतों में जो कीड़े पड़ जाते हैं, हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित है। और ये 3 बीमारी मेन है जो पानी की वजह से होती है, ध्यान रखना है। और WHO के बारे में जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कह रहे हैं 1/4 ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया आर वाटर बोर्न। कम्युनिकेबल डिजीज आप जानते हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो कह रहे हैं 1/4 जो डिजीज है ना, 1/4 का मतलब क्या, 25% हो जाता है। 25% जो डिजीज हैं कम्युनिकेबल, ये पानी की वजह से ही फैलती हैं, इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पे थोड़ा सा गंगा रिवर के बारे में दे रखा है। गंगा रिवर के बारे में आप सब जानते होंगे है ना। गंगा रिवर जो उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, गंगा माता भैया, और जिसकी लेंथ 2525 किलोमीटर है। और कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। और कहाँ पर जाके गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। कई स्टेट में हमारी गंगा रिवर फ्लो करती है, फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट में ये फ्लो करती है और फाइनली जाके आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। और गिरने से पहले इसमें आपको एक नदी और मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र भी इसके साथ मिल जाती है। तो ये गंगा जो रिवर है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी आपने पता ही होगा गंगा रिवर के बारे में, है ना। लोग गंगा जी जाते हैं, स्नान करके आते हैं, है ना, पापों को धुलने जाते हैं। तो गंगा रिवर भी हमारी क्या होती जा रही है, पॉल्यूट होती जा रही है। और इंडिया में गंगा जमुना मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स की कैटेगरी में आ चुकी हैं। ठीक है, तो गंगा माता को, गंगा रिवर को भैया पॉल्यूशन से बचाने के लिए सरकार ने कुछ प्रोग्राम चलाए ताकि गंगा रिवर के पानी को प्योरीफाई किया जा सके। तो 2 प्रोग्राम आपको याद रखने, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और दूसरा है नमामि गंगे प्रोग्राम। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से प्रोग्राम इनिशिएट किए हैं, लॉन्च किए हैं ताकि गंगा रिवर के पानी को प्योरीफाई किया जा सके। तो आपको बताना है नेशनल
मिशन फॉर क्लीन गंगा और दूसरा है नमामि गंगे प्रोग्राम। दो प्रोग्रामों के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्या है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिवर की कंडीशन को इंप्रूव किया जाएगा। और रिवर की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, अब कंडीशन को इंप्रूव करने का मतलब क्या है, इसमें जो वाटर पोल्यूशन है उसकी हालत सुधारने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नमामि गंगे प्रोग्राम की बात करें तो सरकार ने नमामि गंगे प्रोग्राम को भी इसलिए चलाया ताकि गंगा रिवर के पानी की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके और इसमें पॉल्यूशन को कम किया जा सके, इसलिए चलाया गया था नमामि गंगे प्रोग्राम। क्या ऑब्जेक्टिव है नमामि गंगे प्रोग्राम के? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। ये जो प्रोग्राम चलाया है इसके क्या उद्देश्य हैं? उद्देश्य नंबर 1, डेवलपिंग सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम इन टाउन्स। गंगा रिवर के आसपास जितने भी टाउन है वहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे ताकि जो सीवरेज आ रहा है ना, जो उसको ट्रीट करके ही पानी में डालें, मतलब पहले ही बिना ट्रीट करे ना डालें। ठीक है, तो ट्रीट करके डालेंगे तो पानी पॉल्यूट नहीं होगा। मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या होते हैं? इंडस्ट्री से जो केमिकल वेस्ट निकलता है उसी को हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बोलते हैं, तो उनको मॉनिटर करना। जितनी भी इंडस्ट्रीज गंगा रिवर के आसपास हैं उनके पानी को मॉनिटर करना, देखना कहीं उनमें से पॉल्यूटेंट तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट में डेवलपमेंट का मतलब क्या है? रिवर के जो किनारे होते हैं, किनारों को डेवलप करना ताकि सॉइल इरोजन ना हो, आसपास से मिट्टी ना हो, तो इसको डेवलप करना। ठीक है, कई बार इसमें आपने देखा होगा इनको थोड़ा ऊंचे कर देते हैं या फिर इनको मतलब और कई बार इनको पक्का भी कर देते हैं। जैसे यहाँ से आपकी रिवर जा रही है, ये जा रही रिवर, ठीक है, तो इनके फ्रंट को ऊंचा कर देना या इनको पक्का कर देना, ये एक प्रकार से हो जाएगा, तो रिवर फ्रंट हो जाएगा। एफोरेस्टेशन अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर टू इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। अब जहाँ से रिवर जा रही है उसके किनारों पर आप देखो पेड़ पौधे लगा दो, फॉरेस्टेशन कर दो। एफोरेस्टेशन करने से क्या होता है, वही सॉइल इरोजन रुक जाएगा, है ना। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। क्लीनिंग ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा की क्लीनिंग करना, नीचे जो गंदगी जम जाती है। डेवलपमेंट ऑफ गंगा ग्राम्स इन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो जहाँ जहाँ से गंगा रिवर जा रही है हमारी, उनमें गंगा ग्राम्स का डेवलपमेंट करना। गंगा ग्राम वो होंगे जहाँ पर ये बताया जाएगा कि भैया पानी को कंजर्व कैसे करना है, रिवर गंगा को क्लीन कैसे करना है, ताकि आसपास के लोग भी उनसे क्या हो सकें, मोटिवेट हो सकें और उन प्रैक्टिसेस को, अच्छी प्रैक्टिसेस को यूज कर सकें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, पब्लिक को बताना जरूरी है कि भाई रिवर्स को हमें पॉल्यूट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जनता जितना ज़्यादा मतलब अवेयर होगी, जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, जितनी ज़्यादा समझदार होगी, तो पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, सरकार को मेहनत करने की कम जरूरत पड़ेगी। तो क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस टू अवॉइड एडिंग पॉल्यूटेंट्स इन द रिवर इवन इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल्स। रिचुअल्स में भी है ना, हम जब पूजा पाठ करने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रिवर में डाल देते हैं, तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई ठीक है, आप मन में श्रद्धा रखो इनको पॉल्यूट ना करें, ठीक है, और इसको दिल पे ना लें, क्योंकि ज़रूरी है, इनको हम ही सही कर सकते हैं। ठीक है ना। सो बस आज के लेक्चर में इतना ही। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी। बुक चल रही है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी और इसका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशूज एंड प्रॉब्लम्स। तो इसमें ये सेकंड टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वाली वीडियो में मैंने वाटर पोल्यूशन के बारे में बताया था और आज एयर पोल्यूशन का जितना भी टॉपिक दे रखा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एयर पोल्यूशन नॉर्मल है यार, आप सब जानते हो इसके बारे में। ठीक है, एयर पोल्यूशन मतलब हवा का प्रदूषण होना। ठीक है, हवा क्यों पॉल्यूटेड हो रही है? हवा पॉल्यूट होने के पीछे मेजर रीजन जो हैं वो हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? अपने जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, ये जहाँ जहाँ पर ये जलेंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा धुआं निकलेगा, गैसेस निकलेंगी, और इन्हीं की वजह से हवा हमारी क्या होती है, ये पॉल्यूट होते जा रही है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन, अगर हवा पॉल्यूट होगी तो हमें आप सोचो सांस लेने में तकलीफ होगी, हमें देखने में दिक्कत होगी, विजिबिलिटी कम हो जाएगी, और जब हमें अगर बीमारियों की बात करें तो रेस्पिरेटरी डिजीज सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, एयर पोल्यूशन वैसे ही चर्चा में रहता है और खासकर दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है एयर पोल्यूशन। दिल्ली में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है, आपने देखा होगा, स्कूल सब बंद करवा दिए जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपनी बुक में क्या दे रखा है एयर पोल्यूशन के बारे में, सब कुछ जानते हैं। ए लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था, हवा के अंदर, जैसा अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो ये मान लो यहाँ पे एकदम प्योर हवा है, अच्छी हवा है ना। हवा के अंदर बाहर से मान लो कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, ये बाहर से पार्टिकल आ गए सपोज, ठीक है,
जो नहीं होने चाहिए। ये बाहर से पार्टिकल कहाँ से आए, सपोज इंडस्ट्री से आ गए, या कहीं किसी जगह पे एग्रीकल्चर वाले एरिया में किसी वेस्ट को जलाया जा रहा है वहाँ से आ गए, या मान लो व्हीकल से आ गए। तो ये बाहर से जो चीज़ें आई हैं जो डिजायरेबल नहीं है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, और हवा में अगर बाहर से कोई चीज़ आ जाती है तो इनको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट, जो हवा को प्रदूषित कर देती है। ठीक है, तो लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन द एयर फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन इज नोन एज एयर पोल्यूशन। अगर हवा में बहुत लंबे समय तक पॉल्यूटेंट बने रहते हैं, पॉल्यूटेंट मैंने अभी जस्ट बताया ना, बाहर से हवा में जो चीज़ हमें सांस लेने में, हवा में जैसे अब नॉर्मली पता है यार, अपनी जो एयर होती है, एयर में क्या क्या चीज़ पाई जाती है, इसमें मेनली गैसेस होती हैं। गैसेस में भी आपको अब बताया मेनली 78% कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है, 21% कौन सी होती है, ऑक्सीजन, तो 99% तो यही हो गई। इसके अलावा 1% गैसेस। अब इसके अलावा और कहीं कहीं से कोई चीज़ अगर हवा में ऐड हो रही है तो वो हवा को क्या कर देगी, पॉल्यूट कर देगी। तो अगर हमारी एयर में लंबे समय तक पॉल्यूटेंट प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ये पॉल्यूटेंट क्या क्या हो सकते हैं, इसमें डस्ट हो सकती है, फ्यूम हो सकती है, गैस, फॉग, ओडोर, स्मोक, वाटर वेपर। अगर ये एक अच्छी क्वांटिटी में, सब्सटेंशियल का मतलब एक अच्छी क्वांटिटी में, प्रोपोर्शन का मतलब क्वांटिटी में लंबे समय तक अगर रहते हैं तो इनको हम बोलेंगे ये एयर पोल्यूटेंट है, और ये इसकी वजह से हवा पॉल्यूट हो रही है। और जब हवा पॉल्यूट हो जाती है, आप देखो यार क्या हालत हो रही है, कितनी गजब का मतलब धुआं यहाँ पे निकल रहा है क्या हाल होगा इसका, है ना। अब सोचो इतनी सारी गैसेस लगातार चिमनी से निकलती रहेंगी तो आसपास की एयर का क्या हाल होगा। और इसी एयर को हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है, यही अब हवा ऐसा तो नहीं पॉल्यूशन इस जगह पर हो रहा है, यहीं रहेगा। जब विंड चलेंगी तो ये मूव भी कर जाएगा यहाँ से धुआं किसी दूसरी जगह पे। और अगल बगल में जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे ना, अगल बगल में जो लोग रह रहे हैं तो उनमें क्या होगा, दिक्कत होगी, उनमें होगी कि नहीं होगी दिक्कत, सांस लेंगे वो, और सांस लेंगे तो बीमारी फैल सकती है। ठीक है, सांस की बीमारी फैल जाएगी। तो ये जो पॉल्यूटेंट हैं ये हार्मफुल हैं फ्लोरा, फोना एंड प्रॉपर्टी। फ्लोरा मतलब अपनी जो प्लांट कम्युनिटी है उसको हम फ्लोरा बोलते हैं, फोना मतलब एनिमल कम्युनिटी, और प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाता है एयर पोल्यूशन। इवन प्रॉपर्टी में जैसे आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा, द फेमस ताज, ताज में जो पोल्यूशन की वजह से इसका कलर भी चेंज हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। और इवन एसिड जो रेन होती है उसका भी इस पर इम्पैक्ट पड़ता है, उससे भी ये मतलब कोरोड हो रहा है ना, कलर भी चेंज हो रहा है। अब कहाँ से होता है एयर पोल्यूशन के सोर्सेस क्या क्या हैं, व्हाट आर द सोर्सेस, ठीक है, जो हमारी हवा को पॉल्यूट करते हैं। तो मेनली यार अगर सोर्सेस की बात करें, एक तो है फॉसिल फ्यूल का कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब है किसी चीज़ को जलाना। तो फॉसिल फ्यूल में मैंने अभी जस्ट बताया था, कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल में पेट्रोलियम हो गया, है ना, और फॉसिल फ्यूल में नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम में डीजल, पेट्रोल सब आ जाएंगे। इन सब फॉसिल फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं तो धुआं निकलता है, और वो धुआं हवा को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। प्लस दूसरा है माइनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे माइनिंग की जा रही है, और जब माइनिंग करते हैं तो कितनी सारी डस्ट यहाँ से निकलती है, और ये डस्ट हवा का पार्ट बन जाती है। कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो भी हवा का पार्ट बन जाते हैं, तो माइनिंग से भी हवा पॉल्यूट होती है। और तीसरा है इंडस्ट्रीज। नो डाउट यहाँ पे आप इंडस्ट्रीज में देखो, इंडस्ट्रीज में भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। ठीक है, दीज प्रोसेसेस रिलीज। अब जब यहाँ पे मतलब कंबसन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, इंडस्ट्रीज में भी मतलब धुआं निकल रहा है, तो इनसे क्या होता है, हवा में क्या क्या चीज़ निकल के आती है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है ना, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, एस्बेस्टस, ये हैं जो जहरीली गैसेस है ना, जो हवा में आ जाती हैं जब ये प्रोसेस चलते रहते हैं, माइनिंग चलती रहती है, फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं, इंडस्ट्री चलती रहती है, तो वहाँ से सारी चीज़ें निकलती हैं। इनको बोलेंगे एयर पॉल्यूटेंट, जो हवा को क्या कर रहे हैं, खराब। और जैसे जैसे विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ वेराइटीज ऑफ फ्यूल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, देयर इज मार्क्ड एन इंक्रीज ऑफ एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस इनटू एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन पॉल्यूशन ऑफ एयर। जैसे जैसे फ्यूल के टाइप बढ़ते जा रहे हैं ना, एनर्जी के लिए फ्यूल के टाइप मतलब डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, है ना, नेचुरल गैस, इनके टाइप जो बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से टॉक्सिक गैसेस का एमिशन भी हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, जिससे एयर पॉल्यूट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इंडस्ट्री से कितने भयंकर तरीके से मतलब धुआं निकल रहा है, क्या होगा सोचो यार, है ना। इवन जो व्हीकल्स होते हैं उनसे भी धुआं निकलता है, इवन जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं उनसे भी धुआं निकलता है, राइट। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के नुकसान क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंस का हमेशा मतलब ध्यान रखना। अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या पड़ेगा, हम पे क्या फर्क पड़ेगा, उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम क्या पड़ेंगे। पहली बात जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, इससे फैलेंगी बीमारियां। बीमारियां कौन सी हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी, नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित। मेनली एयर पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी संबंधित बीमारी होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा हुआ 10th में, जिसमें हम लंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, न्यूरॉन्स, ठीक है,
सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड से संबंधित जो है, इनसे संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा नुकसान क्या है इसका, स्मोकी फॉग, मतलब शहरों में आप देखना एक अर्बन स्मोक की समस्या रहती है। जब ध्यान रखना है स्मोक धुआं जो है किससे मिल जाए, फॉग से मिल जाए, तो इसको बोलते हैं स्मोग। क्या बोलते हैं, फॉग प्लस स्मोक मिलके बन जाता है स्मोग। और जब शहरों में स्मोक की समस्या बढ़ जाती है तो देखने में दिक्कत आती है और ह्यूमन हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है। तो विजिबल कवर ऑफ स्मोकी फॉग शहरों में जो होता है उसको अर्बन स्मोक बोलते हैं, और ये भी एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, और स्मोक की वजह से ह्यूमन हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा प्रभाव, पहला तो ये हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा है एसिड रेन। एसिड रेन भी आपको पता है, एसिड रेन भी एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। और आपको ये भी पता होगा एसिड रेन जब होती है तो पहली वाली जो रेन होती है उसकी पीएच कम रहती है, बाद में फिर पीएच बढ़ती चली जाती है बाकी रेनफॉल की। पीएच कम होती है तो इसका भी है हमारे जो आसपास की फ्लोरा फोना और बिल्डिंग्स उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पहली रेन एसिड रेन का भी रीजन क्या है, पॉल्यूशन है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन है। तो बस ये आज इतना ही डिस्कस करेंगे, एयर पॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉइज पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉइज पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक, चल रही है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 9, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो टॉपिक है नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, एक लिमिट से ज़्यादा अगर आवाज़ आने लग जाए आपके कानों में तो आप बिल्कुल इरिटेट हो जाते हो और आप उसको झेल नहीं पाते हो और परेशान हो जाते हो। इसी चीज़ को हम बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन। तो नॉइज पॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो इट इज़ ए हार्मफुल लेवल ऑफ नॉइज दैट क्रिएट्स ए स्टेट विच इज अनबियरेबल एंड अनकम्फर्टेबल टू ह्यूमन बींग्स। तो मतलब ये वो लेवल है, नॉइज पॉल्यूशन क्या है, वो स्टेट है जहाँ पे नॉइज जो है बिल्कुल हमारे लिए डेंजरस हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है और इसको हम झेल नहीं सकते। अनबियरेबल मतलब इसको हम झेल नहीं सकते, और अनकम्फर्टेबल मतलब और हम इंसान जो है अनकम्फर्टेबल फील करता है जब एक लिमिट से ज़्यादा आवाज़ बढ़ जाती है। ठीक है, कहीं भी आपने देखा होगा अगर एक लिमिट में आवाज़ आती है तो अच्छी लगती है, मगर एक लिमिट से ज़्यादा परेशान करने लग जाती है। बहुत लंबे समय तक आप ज़्यादा आवाज़ को झेल नहीं सकते, और कुछ आवाज़ें तो ऐसी होती हैं जो सिर में दर्द कर देती है ना, इरिटेशन का मतलब क्रिएट कर देती हैं। कहाँ कहाँ से आता है नॉइज पॉल्यूशन, तो आप सबको पता है नॉइज पॉल्यूशन के मेन सोर्स, अगर आप मतलब सड़क पे निकलते हो तो व्हीकल्स होते हैं, ऊपर से उड़ते हुए एरोप्लेन्स होते हैं, आपके आसपास जो इंडस्ट्रीज हैं वो होती हैं। ठीक है, कहीं पर अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये मेन सोर्सेस है जहाँ से नॉइज पॉल्यूशन आता है। प्लस शादी पार्टियों में आपने देखा होगा, शादी पार्टियों में डीजे जो चलता है ना, एड़ी की दमक गाने जो बजाते हैं भयंकर तरीके से डीजे पे, तो वो नॉइज पॉल्यूशन का विकट सोर्स है। और आजकल तो डीजे में ऐसी मतलब चलाते हैं कि आपका पूरा दिल हिलने लग जाएगा, तुम हिलने लग जाओगे ना, नाचो ना नाचो पर हिल जाओगे तुम्हें। तो सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, तो मेजर सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर वेरियस फैक्ट्रीज, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन वर्क्स, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट। ये मेजर सोर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं और मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन जहाँ मशीनों से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डिमोलिशन वर्क मतलब जहाँ पे बिल्डिंग्स को ढहा दिया जाता है, बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाता है, तो उससे भयंकर पॉल्यूशन होता है नॉइज पॉल्यूशन। ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट मतलब जो हवाई जहाज होते हैं, इनसे बहुत भयंकर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो देर आर सम also periodic but पॉल्यूटिंग सोर्सेस ऑफ नॉइज लाइक सायरन्स एंड लाउड स्पीकर। सायरन और लाउड स्पीकर की बात करें तो ये तो पीरियडिक होते हैं, कुछ सायरन तो है ना, मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये बजने लग जाते हैं और ये पॉल्यूटिंग भी होते हैं। ठीक है, तो सायरन और लाउड स्पीकर की बात करें तो ये पीरियडिक भी होते हैं और पॉल्यूशन तो क्रिएट करते ही करते हैं। और इनको यूज़ करते हैं फेस्टिवल्स, प्रोग्राम्स, और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से संबंधित कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई फेस्टिवल चल रहा है, किसी रिलीजियस फेस्टिवल जो चलते हैं वहाँ पर सायरन्स मतलब स्पेशली लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। खास क्वेश्चन यहाँ पे जो बनेगा वो है कैसे इसको मेजर करते हैं, कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो कितना नॉइज पॉल्यूशन है इसको चेक करने के लिए एक यूनिट है, उस यूनिट का नाम है डेसिबल। इसको डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई पूछे नॉइज पॉल्यूशन को मेजर करने की यूनिट कौन सी है, तो आपको बताना है डेसिबल, है ना। बिगेस्ट न्यूएंस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इज नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रैफिक। सबसे खतरनाक जो नॉइज पॉल्यूशन है, सबसे जो मतलब हमें परेशान करता है वो है ट्रैफिक वाला। आप कभी भी भीड़ भाड़ में आप जाओ ट्रैफिक में तो हॉर्न इतने बजते हैं, भौं भौं भौं, वो परेशान कर देते हैं हमको ना। इंटेंसिटी एंड नेचर ऑफ नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रैफिक डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स एज टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, ट्रेन्स। ठीक है, तो ये जो इंटेंसिटी है और नेचर जो है नॉइज पॉल्यूशन का, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का एयरक्राफ्ट है, किस टाइप के व्हीकल हैं, किस टाइप की ट्रेन है, उस पर डिपेंड करता है। इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, अगर हम गाड़ियों की बात करें, ऑटोमोबाइल में क्या आ जाएंगे, फोर व्हीलर्स आ जाएंगे ना। डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड कंडीशन ऑफ रोड एंड ऑटोमोबाइल।
तो आप देखो पुराने रोड होते हैं वहाँ पे मतलब थोड़ा पॉल्यूशन की समस्या ज़्यादा रहती है ना, नॉइज पॉल्यूशन की, और बढ़िया रोड होते हैं वहाँ पे समस्या कम रहती है। पुराने व्हीकल्स ये भी ज़्यादा मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नए व्हीकल्स होते हैं ये साउंड कम प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी समस्याएं। तो डिपेंड करता है ये क्वालिटी, और रोड की क्वालिटी कैसी है, ऑटोमोबाइल की क्वालिटी कैसी है, उस पर भी नॉइज पोल्यूशन डिपेंड करता है। इसलिए तुमने देखा होगा पुराने जो व्हीकल्स होते हैं कहते हैं यार ये तो खटारा हो गया, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है ना। इन सी ट्रैफिक नॉइज पोल्यूशन इज कन्फाइंड टू हार्बर ड्यू टू लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिविटीज़। अगर हम समुद्र की बात करें तो नॉइज पोल्यूशन जो है सिर्फ हार्बर वाले एरिया में होता है जहाँ पे जहाज़ों को लोड और अनलोड किया जाता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ नॉइज पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से जो नॉइज पोल्यूशन हो रहा है वो डिपेंड करता है किस टाइप की इंडस्ट्री है। कई इंडस्ट्री ऐसी होती है जहाँ पे जस्ट असेंबली होती है तो असेंबली में कोई ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता, मगर कई जगह पे ऐसी होती है जहाँ पे मतलब चीज़ों को ठोका पीटा जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। या मशीन्स होती है, कटिंग होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, ठीक है। या जहाँ पे बड़े बड़े जनरेटर्स रखे होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। वो डिपेंड करता है किस टाइप की इंडस्ट्री है। तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप का पोल्यूशन होता है। नॉइज पोल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉइज पोल्यूशन। अगर सपोज यहाँ कोई इंडस्ट्री है और यहाँ पे आवाज़ आ रही है तो ये यहीं इसके आसपास रहेगी, ऐसा नहीं आवाज़ से उड़ के आवाज़ चली जाएगी। तो नॉइज पोल्यूशन क्या है, लोकेशन स्पेसिफिक है। जबकि बाकी में क्या होता है, अगर वाटर पोल्यूशन की बात करें, एक जगह पे पानी पोल्यूट हो गया तो बह के दूसरी जगह पे जा सकता है, एक जगह पे एयर पोल्यूट हो गई तो बह के दूसरी जगह पे जा सकती है। बट साउंड में ऐसा नहीं है, तो साउंड जो है एक जगह पर ही रहती है। नॉइज पोल्यूशन इसलिए लोकेशन स्पेसिफिक है। और मान लो यहाँ इंडस्ट्री है या यहाँ पर कोई काम हो रहा है तो इसके आसपास मतलब आवाज़ ज़्यादा रहेगी, आप इससे दूर जाओगे तो नॉइज़ की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नॉइज़ पोल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक, इट्स इंटेंसिटी डिक्लाइंस विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ पोल्यूशन दैट इज इंडस्ट्रियल एरियाज, आर्टरीज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड एयरपोर्ट्स। तो आप जहाँ पे शोर हो रहा है वहाँ से दूर जाओगे तो पोल्यूशन क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। अब क्या परिणाम है, नॉइज़ पोल्यूशन अगर होगा तो उसके हमें क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, ठीक है। तो पहला परिणाम क्या है, तो पहली बात तो नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हैजार्डस है। हमारे बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन रीजन्स में बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये हमारे लिए, है ना। एक लिमिट से ज़्यादा जब नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ने लग जाता है तो इससे हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब सुनने की समस्या हो जाती है, सुना नहीं जाता है प्रॉपर, कान मतलब बहरे हो जाते हैं ना, या कम सुनाई देने लग जाता है। दूसरा हाइपरटेंशन का मतलब है बीपी हाई होना, है ना, ब्लड प्रेशर की बीमारी है हाइपरटेंशन, बीपी हाई की समस्या हो सकती है। एनोइंस, चिड़चिड़े हो सकते हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिसऑर्डर हो सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर मतलब दिमाग से भी मतलब दिक्कत आ सकती है। और स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस, बार बार आप मतलब सो नहीं पा रहे हो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, तो आपको मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर की भी समस्या हो जाएगी, है ना। अब हम बात करेंगे सी, ओशियन में भी आप देखो ऊपर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो नीचे रहने वाले जो जीव हैं, ओशियन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। ओशियंस 10 टाइम्स नॉइजर देन टुडे 40 ईयर्स एगो, मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं आज जो है मतलब ओशियंस जो हैं 10 गुना ज़्यादा मतलब यहाँ पे नॉइजर है। 40 साल पहले जो मतलब लेवल था ओशियंस में उससे आज 10 गुना लेवल बढ़ गया है किसका, नॉइज का। कहाँ पर, ओशियंस में। तो ओशियंस में रहने वाले जीवों की बड़ी समस्या है ना। तो एज पर द स्टडी डन बाय द स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी नॉइज पोल्यूशन इन ओशियंस हैज इंक्रीज 10-fold सिंस 1960 की तुलना में आज अगर आप देखो तो ओशियन पोल्यूशन जो है, ओशियन में नॉइज पोल्यूशन जो है वो 10 गुना बढ़ चुका है, 10 टाइम्स बढ़ चुका है। किसने बताया इसको, स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, इन्होंने इस चीज़ को स्टडी करके बताया। कई सारे ओशियनोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम वेल अकाउस्टिक्स कोलोराडो, इन्होंने स्टडी किया और इन्होंने यूएस नेवी के जो डॉक्यूमेंट हैं उनको डिक्लासीफाई कर दिया और बताया कि 2003 और 4 में, 2003 और 4 में जो ओशन का लेवल है वो 10 से 12 डेसिबल ज़्यादा है जो 1964-66 में हुआ करता था। ध्यान रखना 1964-66 में जो ओशन का लेवल, ओशन में नॉइज़ पोल्यूशन का जो लेवल हुआ करता था 2003-4 में बढ़ के ये 10 से 12 ज़्यादा डेसिबल हो गया। मतलब पहले की तुलना में कितना बढ़ गया, 10 से 12 डेसिबल ज़्यादा हो गया है। और ऐसा ज़्यादा क्यों हुआ है उसके भी रीजन दे रखे हैं। तो रीजन फॉर दिस नॉइज़ पोल्यूशन इन ओशंस कुड बी, तो मतलब ओशंस में जो नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके रीजन क्या क्या दे रखें। नंबर 1, ग्लोबल लेवल पर पॉपुलेशन बढ़ गई है। ग्लोबल लेवल पर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ग्लोबल ट्रेड बढ़ रहा है। ग्लोबल ट्रेड बढ़ने की वजह से ओशंस में जो शिप्स हैं इनका आवागमन ज़्यादा हो गया है। तो वास्ट इंक्रीज इन द ग्लोबल शिपिंग ट्रेड बढ़ गया। बहुत सारे जो शिप्स हैं ये मतलब फ्लाई कर रहे हैं कहाँ पर, ओशंस में, और इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। तब यार जब एक लिमिट से ज़्यादा ओशंस में जब ये व्हीकल चलने लग जाएंगे तो अपने आप डेफिनेटली यहाँ पे जो शोर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये रही बात हमारी नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। अगला वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। सो अगर आपने अभी तक लक्की एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लक्की एजुकेशन और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 9 ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। इसके पहले 2-3 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, उसके बारे में आ चुका है। ये 4th वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है, तो अर्बन वेस्ट, शहरों में जो वेस्ट की समस्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। वेस्ट एक अपने आप में बहुत तगड़ी समस्या, आप देख सकते हो कितना सारा वेस्ट फैला हुआ, कई जगह पे तो इतना भयंकर वेस्ट फैला हुआ आप पूछो मत। दिल्ली की अगर आप बात करो तो दिल्ली में तो मैंने एक ऐसा पहाड़ सा देखा था, पहाड़। अर्बन मतलब वेस्ट का क्या है, पहाड़ है। अब सोचो ऐसे एरिया में क्या होगा, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, पक्षी, गंदगी, बदबू, है ना, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। ये तो बाहर का है, कई जगह पे तो कलेक्ट ही नहीं होता। अर्बन एरिया में खुले में कचरा पड़ा रहता है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा गलत बात है। ठीक है, उससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं ना। तो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल जो चीज़ दे रखे हम सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। पहली बात आपके माइंड में आता होगा यार अर्बन एरियाज कैसे होते होंगे। अगर आप मान लो रूरल एरिया में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो ना, अर्बन एरिया में रह रहे हो तो आपको तो पता ही है कि भाई अर्बन एरिया कैसे होते हैं। अगर आप जस्ट इमेजिन गाँव में रह रहे हो, ठीक है, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी कि भाई अर्बन एरिया क्या होते हैं। यहाँ पे हालांकि मैंने बहुत सारे फोटो डाले हैं तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा कंजेस्टेड रहते हैं। देखो, और जूम करता हूँ इस फोटो को, ये अर्बन एरिया। भैया जरूरी नहीं है सारे ऐसे मिलेंगे, ये तो कोई बस स्टैंड का है कहीं का, तो ऐसी भीड़ भाड़ रहती है ना, कंजेस्टेड रहती है। ये देखो मार्केट का क्या हाल है यू। तो अर्बन एरियाज आर मार्क्ड बाई ओवर क्राउडिंग, कंजेशन, inadequate facility of growing population, poor sanitary conditions and foul air। अर्बन एरियाज की हम देखें जनरली, मतलब खासकर इंडिया की बात करें हम अपने की, तो ओवर क्राउडिंग हर जगह पे देखने को मिलेगी, भीड़ भाड़ है ना, भीड़ भाड़ बहुत मिलेगी। दूसरी बात कंजेशन, ट्रैफिक को आने जाने का मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा घचपच होती है। और पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसको अकोमोडेट करने की पूरी फैसिलिटी नहीं होती है। सैनिटरी कंडीशंस की बात करें, सफाई वफाई पर ज़्यादा इतना खास ध्यान नहीं देते हैं, कहीं भी कहीं गंदगी मिल जाएगी। फाउल एयर, और जब कचरा इधर उधर फेंक देते हैं तो उससे स्मेल आती है, एयर में बदबू आती है ना। ये एरिया जो होते हैं अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो ये तो हो गया अर्बन एरियाज कैसे होते हैं। ठीक है, अर्बन एरियाज में आपको देखने को मिलेगा इनके बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। जो वेस्ट आता है ना, अलग अलग जगह से वेस्टेज आता है अर्बन एरिया में, वो चाहे आपके घर से आ रहा हो, चाहे इंडस्ट्री से आ रहा हो, है ना, कहीं से भी आ सकता है, मार्केट से भी आ सकता है। Environmental pollution by solid waste has now become a cause of concern due to enormous quantity of waste generated in the country। आज देखो हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में, इनॉर्मस मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्ट जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूशन फैल रहा है। ठीक है, इसको हैंडल करना एक बड़ा चैलेंज बन गया है, एक चिंता की विषय बन गया है। अब सॉलिड वेस्ट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं सॉलिड वेस्ट के अंदर। ठीक है, तो देखो वेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो भाई वेस्ट होते हैं हमारे, थोड़ा सा जूम करते हैं, जगह बनाते हैं, और लो वाइट आ गया। तो वेस्ट की अगर बात करें, ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारे काम की नहीं है वो क्या है, वेस्ट। वेस्ट ध्यान रखना सॉलिड भी हो सकता है, वेस्ट लिक्विड भी हो सकता है, और वेस्ट गैस भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, वेस्ट, गैस, तीनों टाइप का वेस्ट पाया जाता है। सॉलिड में घर में देखो कोई भी जो चीज़ भारी है, हल्की है, सब्जी वब्जी के छिलके विलके होते हैं ना, वो उस या और भी कोई वेस्ट है, कचरा वचरा, वो सॉलिड में आ जाता है। लिक्विड वेस्ट में आपने मान लो कपड़े धोए और जो गंदा पानी वो लिक्विड वेस्ट में आ जाएगा। गैस में आप देखो जो व्हीकल्स हैं उनसे धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्रीज की चिमनी है उनसे जो धुआं निकल रहा है, आप कोई चीज़ जला दो उसमें से जो धुआं निकल रहा है वो कैसा वेस्ट हो जाएगा, गैसियस। आपकी ह्यूमन बॉडी में भी तीनों टाइप का वेस्ट बनता है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट भी बनता है आपकी बॉडी में, लिक्विड वेस्ट भी बनता है, और गैसियस वेस्ट भी बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना पचने के बाद जो बचता है दैट इज सॉलिड वेस्ट मोस्टली। लिक्विड वेस्ट क्या होता है, जो आपका पसीना वसीना होता है वो सब लिक्विड वेस्ट में आ जाएगा, यूरिन लिक्विड वेस्ट में आ जाएगा। गैसियस भी मतलब CO2 निकलती रहती है, राइट। तो वेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो वेस्ट कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। तो हम ज़्यादा हमारा कंसर्न सॉलिड वेस्ट पर है। आप सॉलिड वेस्ट पर आते हैं तो सॉलिड वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे पुराने और अनयूज्ड आर्टिकल्स। कुछ आर्टिकल घर में पुराने हो जाते हैं, आर्टिकल मतलब सामान, घर में पुराना सामान हो जाता है वो वेस्ट में आ जाता है, उसको फिर यूज ही नहीं करते हैं। या अनयूज्ड आर्टिकल, कई आर्टिकल ऐसे होते हैं आपने एक बार यूज किया फिर उसको यूज नहीं करे, वो पड़ा पड़ा फिर वेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। छोटे छोटे मेटल के पीस, टूटे हुए ग्लास के बर्तन, प्लास्टिक के कंटेनर, पॉलीथीन बैग, सीडीज, फ्लॉपीज, इन सबको अलग अलग जगह पर हम फेंक देते हैं। तो ये सब क्या है, सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। These discarded items are also known as या termed as refuse garbage और
रबिश, ये जो फैला दिया जाता है ना, डिस्कार्डेड जो आर्टिकल्स हैं, आप कह सकते हो डिस्कार्डेड आर्टिकल्स। डिस्कार्ड का मतलब फेंक देना, ये जो आर्टिकल फेंक दिए जाते हैं इनको हम रिफ्यूज गार्बेज या रबिश भी बोलते हैं। इंडिया में एक सीरियस प्रॉब्लम है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल की। अर्बन एरिया में जो कचरे को कहीं भी फेंक देते हैं, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है और इससे हमारी छवि भी खराब होती है। दूसरे देशों में अगर आप जाओ, कोई दूसरे देश का विदेशी यहाँ पे आता है तो उसको कहेंगे यार इंडिया बहुत ज़्यादा मतलब पॉल्यूटेड कंट्री है ना, तो इससे छवि भी खराब होती है इंटरनेशनल लेवल पर। दूसरा, आप कहीं कचरे वाले एरिया से जाओ तो आपको भी थोड़ा अजीब सा लगता है, यार क्या एरिया है, और एक ऐसी जगह है वो देखो, ऐसी ऐसी मलुक सी जगह वो है, क्या कहो, वाह व्हाट इज सिटी, है ना। About 90% of solid waste is collected and disposed of in metropolitan cities like मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर। अपना जितना भी वेस्ट है भारत में, लगभग 90% सॉलिड वेस्ट तो आपको कहाँ मिल जाएगा, इन्हीं शहर में मिल जाएगा, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु। मगर दूसरी तरफ आप देखो, ज़्यादातर शहर और टाउन ऐसे हैं भारत में जहाँ 30 से 50% वेस्ट जो है वो तो अनकलेक्टेड ही छोड़ दिया जाता है, अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है, गलियों में छोड़ दिया जाता है, ओपन स्पेस में छोड़ दिया जाता है, हाउसेस के बीच में छोड़ दिया जाता है, वेस्टलैंड में। आप सोचो इतना सारा वेस्ट हो रहा है, करें 30 से 50% वेस्ट तो ऐसा है जिसको कलेक्ट ही नहीं करते, अनट्रीट छोड़ देते हैं, गलियों में छोड़ देते हैं, ओपन एरिया में फेंका छोड़ देते हैं, मतलब उसका कोई माई बाप नहीं है भाई साहब, ऐसे छोड़ देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। सोचो हवा चली, बहुत तेज आंधी आई तो ये वेस्ट पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस घर में जाएगा, है ना। बरसात हुई तो यहीं से फिर गंदगी निकल के पानी के साथ बह के चला जाता है। तो ये जो वेस्ट है सॉलिड वेस्ट, ये एयर को भी पॉल्यूट करता है, ये वाटर को भी पॉल्यूट करता है, ये सॉइल को भी डिग्रेड करता है। तो सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट, कहाँ कहाँ से सॉलिड वेस्ट आता है, तो दो सोर्स हैं मेनली, एक तो हाउस होल्ड या डोमेस्टिक और दूसरा है इंडस्ट्रियल, या तो घरों से आएगा या इंडस्ट्री से आएगा, दो जगह से मेनली सॉलिड वेस्ट आता है। ठीक है, हाउस होल्ड की बात करें, घरों में जो सॉलिड वेस्ट है हम उसको कहीं भी, या तो सरकारी जगह या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर साइट, वहाँ पर इसको भेज देते हैं, फेंक देते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट मतलब इंडस्ट्री की बात चल रही है। इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कौन उसको कलेक्ट करता है, तो म्यूनिसिपल जो बॉडीज होती है, म्यूनिसिपल बॉडीज मतलब आपने सुना होगा अर्बन गवर्नमेंट, है ना। अर्बन गवर्नमेंट में जैसे म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये म्यूनिसिपल जो बॉडीज होती हैं ये आपके सॉलिड वेस्ट को खासकर इंडस्ट्री के सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करती हैं और इसको लो लाइंग पब्लिक ग्राउंड में या लैंडफिल एरियाज में डिस्पोज कर देती हैं। ध्यान रखना, म्यूनिसिपल बॉडीज इंडस्ट्री के वेस्ट को कलेक्ट करती हैं और इसको जो नीचे वाला एरिया होता है, थोड़ा जो नॉर्मल एरिया से नीचे रहता है या कहीं लैंडफिल होती है, लैंडफिल साइट जहाँ पे कचरे को डालते हैं, वहाँ पर फेंक के आ जाती हैं। ठीक है, disposal of industrial waste has increased because of high concentration of industrial units in and around urban areas। आपको पता है कि जो इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादातर अर्बन एरिया के आसपास होती हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हमारी इंडस्ट्रीज भी बढ़ती जा रही हैं उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, और आज की डेट में अर्बन वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर हाउसेस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशंस आर कंट्रीब्यूटिंग विद मोर टर्न आउट ऑफ एसेस एंड डिब्री इन सॉलिड वेस्ट। आपको देखने को मिलेगा ये जितनी भी इंडस्ट्री दे रखी है, इंडस्ट्री जो चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, डेमोलिशन मतलब जहाँ कोई बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है, इनकी वजह से बहुत सारी एस और डिब्री मतलब कचरा, डिब्री का मतलब क्या होता है, कचरा और राख जो है बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो रही है, ये एक समस्या का विषय है। इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, अगर प्रॉपरली सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट ना किया जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना, वी हैव टू सी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ, ठीक है। तो इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसी स्लाइड में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहली बात तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एसेस, डिब्री फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर हाउसेस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पोज सीरियस थ्रेट। तो ये जितना भी जो कचरा निकल रहा है इससे एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट होती है हम सभी के सामने। जैसे सॉलिड वेस्ट जो होता है वो थ्रेट है ह्यूमन हेल्थ के लिए और इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जो भी सॉलिड वेस्ट है इंसान की हेल्थ जो है इस पर फर्क पड़ता है, कई सारी बीमारियां होती हैं। इससे एक फाउल स्मेल निकलती है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल निकलती है। हार्बर फ्लाइज एंड रोडेंट्स, और जहाँ पे कचरा होता है आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे मक्खियाँ बहुत हो जाती हैं, रोडेंट चूहे हुए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जैसे टाइफॉइड, डिप्थीरिया, डायरिया, मलेरिया, कोलेरा और भी बीमारी फैल सकती हैं इस कचरे की वजह से। दूसरी बात, जहाँ पर भी ये सॉलिड वेस्ट होता है तो लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, ठीक है। अगर इसको प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए तो सड़क पे बड़ा रहता है, इधर उधर फैल जाता है, लोग आते जाते हैं उनको समस्या होती है, बदबू आती है, कचरा पे कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होती है लोगों को। और
इस समस्या की और ज़्यादा जब बढ़ जाती है जब बरसात हो जाती है या हवा चलती है। हवा चलती है तो आप देखो घरों में कचरा चला जाता है, दुकानों में कचरा चला जाता है। बरसात हो जाए तो बरसात के साथ ये नाली नाला जो भी है उसमें चला जाता है, तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट जो है वो पानी को पोल्यूट कर रहा है इसको, और ये पानी में डंप भी कर दिया जाता है। कई सारा इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको कुछ लोग तो पानी में डाल के आ जाते हैं, ऐसे समझते हैं कि यार अब तो हमारी समस्या खत्म। यार दूसरों की समस्या तो बढ़ रही है ना उससे। रिवर पॉल्यूशन हो रहा है, अनट्रीटेड जो सीवेज निकलता है शहरों से, इंडस्ट्री से, इससे भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं। अनट्रीटेड वेस्ट से बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं, जैसे मीथेन पूछा जा सकता है ना। और अब इसका सॉल्यूशन क्या है यार, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है कि यार इस वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्ली अगर हम मैनेज करें, प्रॉपर्ली इसको एक जगह पे ले जाएं, तो इसको हम यूज करके बिजली बना सकते हैं भाई साहब। क्या बना सकते हैं, बिजली। बिजली कैसे बनाएंगे, वेस्ट है, सॉलिड है, इसको जलाओ, जलाने से पानी गर्म होगा, पानी से स्टीम बनेगी, स्टीम से स्टीम टरबाइन चलाओ, स्टीम टरबाइन से बिजली बन जाएगी। तो हम चाहें तो इससे बिजली भी बना सकते हैं। तो बिजली बनाने से एक समस्या तो इलेक्ट्रिसिटी की खत्म हो जाएगी और दूसरी समस्या वेस्ट की भी समस्या खत्म हो जाएगी। या फिर इनको प्रॉपर्ली कंपोस्ट कर दो, कंपोस्ट करके भी इनसे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और एक मतलब अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इन इंडिया। इंडिया में स्लम्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ और स्लम्स क्या होती हैं, और रूरल और अर्बन एरिया में बेसिकली आपको क्या थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। स्लम्स जो होती हैं जिनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी चीज़ें हम स्लम से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इंडिया की लार्जेस्ट स्लम, नॉट ओनली इन इंडिया, एशिया की लार्जेस्ट स्लम जो है वो कौन सी है आपकी, धारावी स्लम। ठीक है, जो कहाँ पर है, मुंबई में, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आपका चैप्टर नंबर 9, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, क्लास 12 की ज्योग्राफी, बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इन इंडिया, इंडिया में स्लम्स का डेवलपमेंट। ठीक है, तो स्लम्स को जानने से पहले इसमें बिल्कुल बुक में जो चीज़ दे रखी है मैं सारी चीज़ें एक एक लाइन टू लाइन आपको बताऊंगा, सबका मतलब बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो स्लम्स को मतलब स्टार्ट करने से पहले बुक में यहाँ पे रूरल और अर्बन एरिया में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दे रखा है। देखो, द रूरल एंड अर्बन एरियाज इन इंडिया हैव डिफरेंट फंक्शंस समटाइम्स कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। आप देखो इंडिया की अगर हम बात करें, गांव हो या शहर हो, दोनों में आपको अलग अलग फंक्शन देखने को मिलेंगे। अब गांव में यार देखो, तुम गांव में ज़्यादातर लोग कौन सी एक्टिविटी करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब मेनली एग्रीकल्चर करते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड करते हैं। शहरों की बात करें तो शहरों में लोग नॉन प्राइमरी एक्टिविटी इन्वॉल्व रहते हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी एक्टिविटी या टर्सरी एक्टिविटीज। टर्सरी में सर्विसेज आ जाएंगे और सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। और समटाइम्स कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर का मतलब क्या है, गांव शहरों की हेल्प करते हैं और शहर गांव की हेल्प करते हैं। कैसे, शहर में से जो मतलब फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, वही चीज़ गांव में पहुंच रही हैं। और गांव से रॉ मटेरियल कहाँ पे जा रहा है, शहरों में जा रहा है। सपोज कोई इंडस्ट्री है, अगर आप अब बात करें, हम शुगर मिल की बात करें, तो शुगर मिल के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है भाई साहब, शुगर मिल के लिए रॉ मटेरियल आ रहा है गाँव से। अब जब चीनी बन जाएगी तो चीनी क्या गांव में यूज नहीं होती, बिल्कुल यूज होती है, शहरों में भी यूज होती है, गांव में। तो ऐसे करके गांव और शहर जो हैं, रूरल एरिया और अर्बन एरिया, आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंटिंग है, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना। एक दूसरे के बिना इनका बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सिस्टम, है ना, स्पेशली अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें। रूरल एंड अर्बन एरियाज हैव ऑल्सो evolved into two separate cultural, social, political, economic and technological entities। आप देखो गांव और शहरों को देखो तो फिर आप इसको क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो। कल्चर देखो आप, गांव का कल्चर अलग होता है, शहरों का कल्चर अलग होता है। सोशल सिस्टम, गांव का सोशल सिस्टम अलग होता है, शहरों का सोशल सिस्टम अलग होता है। गांव की समाज आपको अलग टाइप की दिखेगी, शहरों की अलग दिखेगी। गांव में आप देखो एजुकेशन का लेवल लो मिलेगा, शहरों में एजुकेशन का लेवल अच्छा मिलेगा। ठीक है, आप मतलब देख सकते हो। लिविंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो गाँव में जनरली लो लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं और शहरों में जनरली हाई लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम आप गाँव में अलग देखो, गाँव में पंचायती राज सिस्टम चलता है और शहरों में म्यूनिसिपलिटी सिस्टम चलता है। इकोनॉमिक कंडीशन वही, गाँव में गरीबी, आपको पॉवर्टी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अर्बन एरिया में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो होती हैं तो कम देखने को मिलेगी। टेक्नोलॉजिकल अगर फील्ड में हम देखें तो टेक्नोलॉजी शहरों में ज़्यादा होती है और गाँव में कम होती है। अब इंडिया में कितनी % पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है, तो रूरल पॉपुलेशन है अपनी 68.84, जबकि अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, 31.16% पॉपुलेशन जो भारत की है वो क्या है, अर्बन है, एज पर 2011 सेंसस। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये अर्बन एरियाज और ये
ये मैंने हिली विलेज दिखाया यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सारे गांव ऐसे ही होते हैं, अलग अलग एरिया के गांव कैसे मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, गांव जो है उनको हम आइडियल रिपब्लिक मान सकते हैं, गांव को आइडियल रिपब्लिक मान सकते हैं, इंडिया के रिपब्लिक है। गाँव में भी आप देखो एक काइंड ऑफ डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी। गाँव में भी लोग अपना नेता चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, प्रधान चुनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर लोगों को अधिकार होता है, राइट होता है कि वो अपनी खुद की मतलब अपनी इलेक्ट कर सकें गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम, पंचायत वाला सिस्टम चलता है। मगर गांव आज भी आप देखो प्राइमरी एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व है। गांव में आप देखो खेती ज़्यादा करते हैं, एग्रीकल्चर ज़्यादा करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज ज़्यादा करते हैं, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इंडिया में अगर हम देखें, गाँव जो हैं विलेजेज आज हिंटरलैंड ऑफ कोर अर्बन सेंटर्स एंड अटैच्ड दीज क्लोजली हैं। देखो मतलब जैसे यहाँ पे कोई शहरी एरिया है तो इसके आसपास में एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, पांचवा, छठवां, ऐसे करके, तो मतलब अर्बन एरिया का हिंटरलैंड है। विलेज जो होता है क्या होता है, हिंटरलैंड क्या होता है, जैसे हमने पोर्ट्स में पढ़ा था, जैसे पोर्ट्स में मान लो यहाँ पे मुंबई पोर्ट है, तो मुंबई पोर्ट जिन जिन एरिया को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, हिंटरलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये अर्बन एरिया है, तो अर्बन एरिया के आसपास जो एरिया है उसको हम हिंटरलैंड बोल सकते हैं। तो आसपास एरिया क्या होता है अर्बन के आसपास, वो होते हैं विलेजेस, और ये क्लोजली अटैच होते हैं शहरों से, ठीक है। एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज अर्बन सेंटर्स आर मोर सिमिलर इन देयर कंपोजिशन। अगर हम मतलब रूरल एरिया से अर्बन एरिया को कंपेयर करें तो ये कुछ कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन मतलब यार गांव में भी आपको मेल फीमेल मिलेंगी, शहरों में भी मेल फीमेल मिलेंगी, ये अलग है कि थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। गाँव में भी आपको अलग अलग टाइप के रिलीजन्स के लोग मिलेंगे, यहाँ पर भी अलग अलग टाइप के रिलीजन्स लोग मिलेंगे। गाँव में भी आपको बच्चे मिलेंगे, शहरों में भी बच्चे मिलेंगे, गाँव में भी बूढ़े मिलेंगे, शहरों में भी बूढ़े मिलेंगे। मतलब अगर पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन लगभग सिमिलर रहता है ना। बट इन केस ऑफ इंडिया हेयर अर्बन सेंटर्स आर मोर डिफरेंशिएटेड। अब देखो इंडिया में अगर हम देखें ना तो इंडिया में कुछ ज़्यादा ही अंतर पाया जाता है गांव में और शहरों में, है ना। किसके रूप में, सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिको कल्चरल फॉर्म या फिर या डेवलपमेंट ऑफ इंडिकेटर्स हैं, उनको हम देखें तो गाँव शहरों में बहुत अंतर आ जाता है, जो हमने पास्ट में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि गाँव का सोशल सिस्टम अलग होता है, इकोनॉमिक सिस्टम अलग होता है, पॉलिटिकल सिस्टम अलग होता है, कल्चरल सिस्टम अलग होता है। तो इन सब चीज़ों में गाँव में और शहरों में इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। हो सकता है बाहर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर इतना ना देखने को मिले। देयर इज हायरार्की दैट हैज बीन डेवलप्ड इन अर्बन एरियाज। अब आपको देखने को मिलेगा भारत में जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे एक हायरार्की देखने को मिलेगी, एक सिस्टम देखने को मिलेगा, टॉप टू बॉटम वाला सिस्टम देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखना, हम अर्बन एरियाज में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है कि अर्बन एरियाज में भारत में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अर्बन एरियाज में जो टॉप पर, अब देखो अर्बन एरियाज किसी भी शहर में जाओगे आप, है ना, किसी भी शहर में जाओगे तो यार एक शहर एक एरिया ऐसा मिलेगा आप कहोगे वाह क्या लाइफ है यार यहाँ पे, है ना। ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, हाई फाई लाइटिंग की फैसिलिटीज होगी, चौड़े चौड़े रोड्स होंगे, पानी की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी, है ना, और स्ट्रीट लाइट्स लग रही होंगी, यहाँ पे बड़े बड़े प्ले ग्राउंड होंगे, है ना, सिक्योरिटी का सिस्टम होगा, लोगों का खेलने का कूदने का ऐसा सारा सिस्टम देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ आपको शहरों में ही कुछ ऐसे एरियाज मिल जाएंगे झुग्गी झोंपड़ी वाले, है ना, ऐसे एरिया शहरों में ही मिल जाएंगे ना। ये देखो आप बिल्कुल छोटे छोटे से घर, है ना, इनमें रहते हैं लोग। तो शहरों में भी हायरार्की हो गई, तो ये तो हो गई टॉप वाली हायरार्की, और ये हो गई लोअर लेवल पर, दूसरे लेवल पर, है ना। तो ऐसे मतलब डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा शहरों में। तो पहले बात करते हैं, एट द टॉप ऑफ हायरार्की देयर आर फार्म हाउसेस एंड हाई इनकम लोकेलिटीज विच हैव वेल डेवलप्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तरफ तो आपको देखने को मिलेंगे बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े हाई इनकम वाले लोग रहते हैं, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। जैसे बहुत बड़े बड़े रोड होते हैं, चौड़े चौड़े रोड्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, पानी सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ होती हैं, प्ले ग्राउंड्स होते हैं, इंडिविजुअल सिक्योरिटी और राइट टू प्राइवेसी के लिए यहाँ पे स्पेस होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक तरफ मिल जाएंगी। दूसरी तरफ एट द एक्सट्रीम ऑफ दिस एक्सट्रीम ऑफ इट, अगर शहरों में अगर हम एक्सट्रीम एरिया को देखें तो एक्सट्रीम एरिया में आपको स्लम्स मिलेंगे, जिनको हम झुग्गी झोंपड़ी बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसी कॉलोनी होती हैं जो कच्चे घरों की बनी होती है, इनमें ज़्यादा प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, अगर आंधी भी आए तो इनके टीन टप्पर उड़ जाते हैं ना, ऐसे ही बनी होती हैं। और यहाँ पर जनरली गरीब लोग रहते हैं, एक तरफ हमने देखा अमीर रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर रहने की कंडीशंस इनअप्रोप्रिएट रहती हैं, डिग्रेडेड कंडीशंस रहती हैं, पानी का फ्लो का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता है, खुले में लोग शौच करने जाते हैं, ओपन डेफिकेशन होता है, बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं, गंदगी ज़्यादा रहती है। तो एक शहर का चेहरा ये है और एक शहर का चेहरा ये है। तो ये हायरार्की देखने को मिलेगी कहाँ पे, अर्बन एरियाज में, ठीक है। अब हम पर्टिकुलरली स्लम्स की बात करेंगे। स्लम्स
तो स्लम्स या जिनको हम झुग्गी झोंपड़ी बोलते हैं, ये क्लस्टर या कॉलोनीज होती हैं सेंटी स्ट्रक्चर। सेंटी मतलब एकदम कच्चा जो स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे मतलब टेम्परेरी बना दिया जाता है ना, तो उसको हम बोलेंगे सेंटी स्ट्रक्चर। छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे जो घर होते हैं कच्चे बने होते हैं ना, या टीन टप्पर के बने होते हैं, उसको हम सेंटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो स्लम्स क्या होती हैं, ऐसे सेंटी स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, है ना, और यहाँ पे झुंड होता है, बहुत सारे रहते हैं। स्लम्स में जनरली ऐसे माइग्रेंट लोग आते हैं जो मजबूर होते हैं बेचारे, गांव को छोड़कर शहरों में आ जाते हैं जॉब के लिए। कई बार आपने देखा हो गांव में बेचारे गरीब लोग होते हैं, वहाँ पे उनकी रहने की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, तो पुश फैक्टर की वजह से, गरीबी की वजह से वो बेचारे शहर में आ जाते हैं। अब पहले से ही गरीब है, अब शहर में आके यार वो बढ़िया बढ़िया घरों में तो रह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे रूम रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये बेचारे मजबूर हो जाते हैं ऐसे एरिया में रहने के लिए, क्योंकि हाई रेंट और हाई कॉस्ट ऑफ लैंड की वजह से ये जो हाउसिंग है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए बेचारे ऐसे एरिया में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और यहाँ पे जो कंडीशन होती है एनवायरमेंटली इनकम्पेटिबल होती है और डिग्रेडेड एरियाज होते हैं, खराब एरियाज होते हैं। एक नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एशिया की लार्जेस्ट स्लम कौन सी है? धारावी स्लम है, जो सेंट्रल मुंबई में एशिया की लार्जेस्ट। कई बार मूवी जो आपने ये देखी होगी धारावी स्लम के बारे में, ठीक है। ये देखो स्लम एरियाज शहरों में ही पाए जाते हैं ना, ये देखो स्लम एरियाज, है ना। अब स्लम्स में क्या समस्या है यार? स्लम्स तो आपने देख ली, ये स्लम्स होती हैं, मूवीज में देखा होगा। अब यहाँ भी मैंने कोशिश की है कई सारे पिक्चर डालने की ताकि आप देख सकें। तो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं स्लम्स में? प्रॉब्लम नंबर 1, पिडेटेड या ब्रोकन हाउसेस, टूटे फूटे घर देखने को मिलेंगे। पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, है ना, मतलब सफाई की कोई खास व्यवस्था नहीं होती है। पुअर वेंटिलेशन, छोटे छोटे मतलब टीन टप्परों में, छोटे छोटे घरों में बहुत सारे लोग रहते हैं, वेंटिलेशन का प्रॉपर जुगाड़ नहीं होता। बेसिक फैसिलिटीज या अमेनिटीज जो होती है यहाँ पर कमी होती है, पीने का पानी की कमी होती है, लाइटिंग की कमी होती है, टॉयलेट फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं होती है, खुले में लोग शौच करने जाते हैं ना, और बीमारियाँ फैलती हैं। गलियाँ बहुत नैरो होती हैं, पतली पतली गलियाँ होती हैं, ओवर क्राउडेड सिस्टम देखने को मिलेगा, है ना, आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है यहाँ पे। ड्रेनेज सिस्टम अनरेगुलेटेड होता है, खुले में लोग शौच करने जाते हैं, ऐसी कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगी, है ना। और समस्याएं, ऊपर से यहाँ पे जो लोग रहते हैं बेचारे लो पेड होते हैं, कम सैलरी में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके लिए रिस्क रहती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब आपको पता ही है, जैसे मतलब कहीं रिक्शा चला रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, है ना, जहाँ पे कोई फिक्स मतलब सैलरी नहीं होती जिनकी, है ना, कोई मतलब इनको फैसिलिटीज नहीं मिलती खास बाकी की तरह, है ना, तो ऐसे एरिया में काम करते हैं। इन सब सिचुएशन की वजह से बेचारे इनके पास पैसा ज़्यादा नहीं रहता, और पैसा ज़्यादा नहीं रहता तो ढंग से खाते पीते नहीं है, जिसकी वजह से अंडर नोरिश रह जाते हैं, माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां इनमें हो जाती हैं। स्लम ड्वेलर्स जो हैं बेचारे अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाते गरीबी की वजह से, है ना, और गरीबी की वजह से ये लोग जो हैं ड्रग्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, दारू पीने लग जाते हैं, पौवा पीने लग जाते हैं, क्राइम करने लग जाते हैं, तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, है ना, और मतलब कंडीशन इनकी थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फाइनली सोशल एक्सक्लूजन इनका हो जाता है। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है इनको बिल्कुल समाज से बाहर, या लोग इनको घुलने मिलने नहीं देते हैं अपने साथ, ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इनकी समस्या है स्लम्स की। छोटा सा एक टॉपिक और है, स्वच्छ भारत मिशन, सब नहीं सुना होगा, गाड़ी जो आती है सुबह सुबह कचरा इकट्ठा करने, है ना, तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका ये अर्बन रिन्यूअल मिशन का ही पार्ट है, भारत सरकार ने इसको स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर 2014 को। और कंडीशन ये थी कि अर्बन एरियाज में, स्पेशली स्लम वाले एरियाज में, इसकी कंडीशन इंप्रूव की जा सके, हाइजेनिक कंडीशंस को इंप्रूव किया जा सके, ताकि अर्बन एरियाज में जो कचरा वचरा फैला रहता है, स्पेशली वेस्ट कलेक्शन से संबंधित है। और इसी के तहत आपने देखा होगा टॉयलेट्स भी बनवाई गई थी ना पूरे भारत में, मतलब जगह जगह पर। ये बनी गाँव में भी चला है और शहरों में भी चला है। तो 2014 में लॉन्च हुआ था। पर्पज ये था भारत में सैनिटरी कंडीशंस को इंप्रूव किया जा सके। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है लैंड डिग्रेडेशन। क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 9, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम। ठीक है, ये चैप्टर जो है हमारा लगभग फिनिश होने वाला है, 1-2 टॉपिक और बचे हैं, ठीक है ना। इससे पहले के जो टॉपिक है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो शुरुआत करते हैं लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेड वर्ड कहीं पर भी आ जाए, ध्यान रखना, ये डिग्रेड वर्ड कहीं पर भी आ जाए, इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, क्वालिटी कम होती जा रही है। और जब किसी चीज़ की क्वालिटी कम होगी तो समझ लो उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। यहाँ पर किसकी क्वालिटी की बात की जा रही है? लैंड की क्वालिटी की बात की जा रही है। लैंड, इसके बहुत सारे यूजेज होते हैं, आप सबको पता है ना। स्पेशली हम अगर एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एग्रीकल्चर कहाँ पर अच्छी होती है? जहाँ पर अच्छी फर्टाइल लैंड होगी। अब डिग्रेड करने का मतलब क्या है? अगर सपोज लैंड अगर हम एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं और लैंड अगर डिग्रेड हो गई है, इसका मतलब वहाँ पे
एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब लैंड क्यों डिग्रेड हो रही है, उसके क्या रीजन है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो लैंड डिग्रेडेशन, सिंपल सी डेफिनेशन, एक नंबर में अगर आपसे पूछ ले कोई 1 मार्क्स में कि व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, तो लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स टू ए टेम्परेरी और परमानेंट डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड। या तो लैंड की टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, या परमानेंटली प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं लैंड डिग्रेड हो चुकी है। अगर हम आज की डेट में बात करें, एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, तो एग्रीकल्चर लैंड लगातार इस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और प्रेशर इसलिए नहीं बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये लिमिटेड है, प्रेशर इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसकी क्वालिटी डे बाय डे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लैंड इज फेसिंग इंक्रीजिंग प्रेशर नॉट ओनली ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी बट बाई डिटोरिएशन और ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर लैंड देखो डेफिनेट सी बात है, लैंड लिमिटेड तो है ही। अब यार क्या मतलब लिमिटेड है, आप सोचो हमारी धरती पे जो एरिया है लैंड का वो तो कम है, फिक्स है ना। मगर आप देखो पॉपुलेशन लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों के पास जो ज़मीन है वो बट कर थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो लैंड तो लिमिटेड है, मगर लिमिटेड लैंड भी क्या हो रही है, डिटोरिएट हो रही है। डिटोरिएट मतलब वही खराब होना है ना, किसी चीज़ का खराब होती जा रही है, क्वालिटी गिरती जा रही है, ये एक समस्या। एक तो ऊपर से हमारे पास लिमिटेड लैंड है, ऊपर से वो भी खराब होती जा रही है, तो यार क्या होगा आने वाले समय में, खाने की समस्या आ जाएगी, फूड सिक्योरिटी की दिक्कत होगी ना। तो लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय सॉइल इरोजन। लैंड डिग्रेडेशन किसकी वजह से होता है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आप समझते हो ना, सॉइल इरोजन में क्या होता है, ऊपर की जो परत है मिट्टी की वो बह के चली जाती है, इसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब चाहे वो हवा से बह कर जाए, चाहे वो पानी से बह कर जाए, चाहे वो नेचुरली जाए, है ना, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। वाटर लॉगिंग, कई जगह पर आपने देखा होगा वाटर लॉगिंग का मतलब है पानी जमा हो जाता है। अब यार इस जगह पे मान लो पानी भरा रहे 6 महीने तक, 6 महीने तक पानी भरा रहेगा, तो यहाँ पे हम कुछ प्लांट नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। और सेलेनाइजेशन एंड एल्कनाइजेशन ऑफ लैंड। सेलेनाइजेशन एल्कनाइजेशन का मतलब है जो ज़मीन है आपकी उसमें नमक का कंटेंट बढ़ गया है, सॉल्ट कंटेंट बढ़ गया है। जब सॉल्ट कंटेंट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है ज़मीन में तो वहाँ पर फसल नहीं होती है, वहाँ पर क्रॉप उगाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इन वजह से लैंड डिग्रेड होती जा रही है। क्या क्या रीजन है, सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, सेलेनाइजेशन और एल्कनाइजेशन, ठीक है। अगर लैंड को हम ऐसे ही यूज करते रहे बिना इसकी फर्टिलिटी को मैनेज किए, और तो ये क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी और इसकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन हो जाएगी। अगर आप मान लो यार ज़मीन की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है ना, और आप मतलब इसकी फर्टिलिटी कम हो रही है तो आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो प्लांट जो है परमानेंटली डिग्रेड हो जाएगी ना। तो अगर आपको लग रहा है ना, अगर आप तो यार स्टूडेंट है ना, मतलब आप मतलब अगर देखें हम जनरल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, मान लो अगर हम किसान हैं, आप किसान हैं, लग रहा है यार ज़मीन खराब हो रही है, तो हमें उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है, मैनेज करने की ज़रूरत है। क्या मतलब है मैनेज का, जैसे मान लो ये हमारा खेत है और यहाँ से मिट्टी उड़ के जा रही है ना, 10th में भी आपने शायद पढ़ा होगा, हवा से मिट्टी उड़ के जाती है। तो क्या करो, देखो गांव में आपने अगर देखा हो विलेज एरिया में, तो जो खेत होते हैं उनकी बाउंड्री बना देते हैं मिट्टी की, है ना, और बाउंड्री पे अपने आप घास जो होता है ग्रास ये ग्रो करने लग जाती है। तो जब बाउंड्री सी बन जाती है तो जब बरसात होती है ना, तो बरसात से उसका लैंड इरोजन मतलब सॉइल इरोजन नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर मान लो किसी जगह पे हवा बहुत तेज चल रही है तो यहाँ पर क्या लगा दो, पेड़ लगा दो, है ना, जिसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। पेड़ लगाने से भी क्या होता है, लैंड का इरोजन कम हो जाता है, ठीक है। फिर इसको फ्लैट कर दो, आप क्या कर दो, फ्लैट कर दो, ऊबड़ खाबड़ जमीन है तो उसको फ्लैट कर दो। तो ये मैं बता रहा हूँ ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। यहाँ पे यही कहा जा रहा है, अगर आपकी लैंड को आप उसकी फर्टिलिटी को मैनेज नहीं कर रहे हो तो आने वाले समय में वो क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। दो नॉट ऑल डिग्रेडेड लैंड बिकम्स इन वेस्टलैंड कैटेगरी बट इट व्हेन प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन इज नॉट चेक्ड इट लीड टू कन्वर्जन टू वेस्टलैंड। ये कह रहे हैं हालांकि सारी की सारी जो डिग्रेडेड लैंड है वो वेस्टलैंड की कैटेगरी में नहीं आती, मगर आपने डिग्रेडेशन को रोका नहीं तो डेफिनेटली वो वेस्टलैंड की कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेस्टलैंड। अब वेस्टलैंड कितने प्रकार की होती है, वेस्टलैंड मतलब यार ऐसी जमीन जिसको हमारे कोई पर्पज का नहीं है, हमारे लिए मतलब हम खेती वेती नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे वेस्टलैंड। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इन्होंने वेस्टलैंड को क्लासीफाई किया है रिमोट सेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके। और यहाँ पर वेस्टलैंड को उनके प्रोसेसेस के आधार पर 3 टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 वेस्टलैंड फॉर्म्ड बाय नेचुरल एजेंट्स, नंबर 2 वेस्टलैंड फॉर्म्ड बाय नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, और नंबर 3 वेस्टलैंड फॉर्म्ड बाय
मैन मेड प्रोसेस, देखो एक तो नेचुरल तरीके से जो मतलब खराब हो रही है, एक मैन मेड तरीके से खराब हो रही है, और एक मिलके, तो ये तीन टाइप की वेस्टलैंड हो जाएगी। पहली है वेस्टलैंड फॉर्म्ड बाय नेचुरल एजेंट्स। नेचुरल एजेंट मतलब नेचर जमीन को खराब कर रहा है ना, ठीक है। तो दीज आर द वेस्टलैंड विच आर प्राइमरली कॉज्ड बाय नेचुरल एजेंट, जैसे कि गलीड और रेवाइन लैंड। ये आप देखो ऐसे गलीड और रेवाइन लैंड है ना, चंबल वाले रीजन में आपने देखा होगा, यहाँ पे रेवाइंस पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मतलब ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, और पानी जब आता है, बरसात आती है, तो ऐसे गली सी बन जाती है ना, इसको हम बोलते हैं गलीड या रेवाइन लैंड। डेजर्टेड और कोस्टल सैंड, अब डेजर्ट वाले एरिया में तुम देखो प्लांटेशन बहुत कम होता है, बरसात कम होती है, तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह आती है। सिमिलरली कोस्टल लैंड ये भी खराब होती है, इसका हम कोई यूज नहीं करते। बैरन रॉकी एरियाज, अब बंजर वाले एरिया है, वहाँ पे पहाड़ी एरिया है बंजर, वहाँ पर वो भी। स्टीपिंग स्लोपिंग लैंड, मतलब किसी पहाड़ का स्लोप स्टीप है, वो उस पर भी हम कोई खेती नहीं कर सकते। ग्लेशियल एरियाज, जहाँ पे बर्फबारी होती है, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, वो ज़मीन भी क्या होती है, खराब होती है। तो ये नेचुरल है यार, अब तुम यार रोक थोड़ी सकते हो किसी चीज़। मान लो ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे बर्फ़ जम रही है, क्या जम रही है, बर्फ़। अब तुम ऐसे थोड़ी इसको हटा सकते हो, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, ये नेचुरल है भैया ना। और माउंटेन का जो स्टीप स्लोप है, बहुत मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा ढलान वाला स्लोप है, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। कोस्टल एरिया, वहाँ पर भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ एरिया ऐसे हैं जो नेचुरल है, वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। नेचर के द्वारा जब ज़मीन को ख़राब किया जा रहा है, तो यूँ समझ लो वो वेस्टलैंड की कैटेगरी में आ जाएगी। दूसरा नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। अब यार एक तो हमारा भी रीजन है, इंसान भी इसमें कर रहा है कुछ ना कुछ, और दूसरा किसका है, नेचर का भी है इसमें ना। जब इंसान और नेचर दोनों मिलजुल के ज़मीन को ख़राब करें, तो ये आ जाएगी इस कैटेगरी में। जैसे इसमें वाटर लॉक्ड एंड मार्सी एरियाज। वाटर लॉक्ड एंड मार्सी एरिया मतलब क्या है, अब यार वाटर लॉक मतलब पानी जमा हुआ है, हम चाहें तो उस पानी को निकाल सकते हैं ना, जुगाड़ तो कर सकते हैं ना, तो हमारी भी गलती है ना। लैंड अफेक्टेड बाई सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी, अगर किसी जगह पे सैलिनिटी बढ़ रही है, सैलिनिटी कब बढ़ती है, जब किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, या खेती में बहुत ज़्यादा पानी कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी की वजह से क्या होता है कि पानी तो उड़ जाता है, मगर उसमें जो नमक कंटेंट है वो सॉइल में ही रह जाता है। तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं ना। विद और विदाउट स्क्रब, स्क्रब मतलब वही झाड़ी वाड़ी सी पाई जाती हैं, छोटी छोटी जो प्लांट पाए जाते हैं, वो भी वहाँ पे पाई जा रही है। तो ये आ जाएंगे आपके नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स में। फिर आपकी मैन मेड प्रोसेस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ही दोष है, इंसानों का ही दोष है। तो दीज आर द वेस्ट एंड कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस विच इंक्लूड डिग्रेडेड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने देखा ही होगा, किसी भी जगह पे एक जगह पे फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं, फिर कुछ समय तक वहाँ खेती करते हैं, फिर दूसरी जगह चले आते हैं, तो इसकी वजह से जो ज़मीन खराब हो रही है वो इसमें आ जाएगी। डिग्रेडेड लैंड अंडर प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स की वजह से। अब प्लांटेशन क्रॉप में क्या होता है, दूर दूर पर प्लांटेशन मतलब वो लगाए जाते हैं, प्लांट लगाए जाते हैं, तो वहाँ पूरी तरह से ज़मीन यूज नहीं हो पाती है। डिग्रेडेड फॉरेस्ट, डिग्रेडेड पास्चर्स, माइनिंग, इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड, ये सारी की सारी हमारी वजह से हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे वेस्टलैंड फॉर्म्ड बाय मैन मेड प्रोसेसेस। अच्छा, अब ये तो बात कर ली हमने कितने टाइप की। अब हम देखेंगे क्या मेथड है यार, इसका बेस्ट तरीका क्या है, कैसे हम ज़मीन को सही तरीके से लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, कैसे सही तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग लैंड डिग्रेडेशन, वैसे तो इसके बहुत सारे मेथड है लैंड डिग्रेडेशन के, मगर बेस्ट जो मेथड है ना वो है वाटर शेड मैनेजमेंट, जिससे हम लैंड की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा आप सर्च करें वाटर शेड मैनेजमेंट लकी एजुकेशन, इसमें मैं डाल चुका हूँ इस टॉपिक को। ये आपकी जो पहली इंडिया वाली बुक है उसमें वाटर रिसोर्स वाले टॉपिक में दे रखा है वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, पूरा डिटेल में समझें आपसे, है ना। तो वाटर शेड मैनेजमेंट के माध्यम से हम लैंड डिग्रेडेशन कर सकते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट में आपको पता है पानी एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, उसी पानी को हम बेस्ट टू बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। इंप्लीमेंटिंग वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम दैट वुड एक्नोलेज लिंकेज बिटवीन लैंड, वाटर एंड वेजिटेशन। वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, जमीन, वाटर और जो वेजिटेशन है उसमें हम लिंक स्टेब्लिश करेंगे। यार जहाँ पे पानी है वहाँ पे प्लांटेशन करो, है ना, और पानी से फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करो, तो इसके कई सारे फायदे होते हैं। जैसे मान लो यहाँ से जो पानी जा रहा है आसपास के एरिया में डीप मतलब एफोरेस्टेशन कर दो, आसपास के एरिया में एग्रीकल्चर करो, आसपास के एरिया में फिशिंग करो, आसपास के एरिया में आप चाहो तो यहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हो, तो इससे लाइवलीहुड भी क्रिएट होता है ना। तो यहाँ पे एक तो इसका मेन पर्पज क्या है वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम का, इसका मेन पर्पज है कि लिंक स्टैब्लिश करना तीन चीज़ों के बीच में, लैंड, वाटर और वेजिटेशन। इससे क्या होगा, लोगों की लाइवलीहुड बढ़ेगी। आप सोचो यहाँ पे यार फिशिंग कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे खेती कर रहे हो तब भी आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे ये सब, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अगर यार ये करना है ना वाटर शेड मैनेजमेंट, तो वाटर शेड मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। जिस एरिया में लोग रह रहे हैं उन एरिया के लोगों का वहाँ पे पार्टिसिपेट करना जरूरी है, ये काम अकेले की मदद से नहीं होगा, ठीक है।
इसका एक बेस्ट एग्जांपल दे रखा है अपनी बुक में, बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रखा है कि कैसे मतलब ये प्रोग्राम किया जा रहा है ताकि मतलब ज़मीन को रिवाइटलाइज किया जा सके। रिवाइटलाइज मतलब उसको दोबारा से उसमें मतलब जान लाई जा सके, दोबारा से उसको फर्टाइल बनाया जा सके। तो इसका बेस्ट एग्जांपल दे रखा है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की कहानी यहाँ पे दे रखी है कि कैसे उन्होंने लैंड को यहाँ पे डिग्रेड होने से बचा रहे हैं। तो यहाँ पे व्हील्स पाए जाते हैं, व्हील्स ट्राइब है, पेटलैंड ब्लॉक ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे पाए जाते हैं। शत्रुंडी हेमलेट ऑफ करावत विलेज है। यहाँ पर बहुत सारी जमीन को, कॉमन प्रॉपर्टी को लोग अपने खुद के प्रयासों से रिवाइटलाइज कर रहे हैं। रिवाइटलाइज मतलब वही पुनर्जीवित कर रहे हैं। और तो कर क्या रहे हैं यहाँ पे, प्रत्येक घर एक प्लांट लगाता है यहाँ पे, और उसको एक प्लांट को ये मेंटेन करते हैं। और ये प्लांट कहाँ पे लगाते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी पे लगाते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी पे सब हर घर के लोग एक आके एक प्लांट लगाएंगे तो पूरा एरिया फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ के साथ में फॉडर ग्रास भी लगाते हैं पास्चर लैंड पर, ताकि आने वाले समय में अपने जानवरों के लिए यहाँ पे घास भी डेवलप हो जाए। तो इससे फायदा क्या होगा, देखो एक तो फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा, उसका हम बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरेस्ट के मल्टीपल यूज हो जाते हैं। दूसरा घास लगा रहे हैं तो जानवरों को भी चारा मिल जाएगा। तो ऐसे करके मतलब अपनी ज़मीन को खराब होने से बचा रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल है उसका झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। कौन कर रहे हैं यहाँ पे, व्हील्स लोग कर रहे हैं यहाँ पे। कॉमन प्रॉपर्टी पे क्या लगा रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं और घास लगा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये रहा हमारा लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। सो थैंक यू। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम डिस्कस करेंगे रूरल अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, गांव से शहरों की तरफ जो माइग्रेशन हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। माइग्रेशन का मतलब आप समझते होंगे, माइग्रेशन का सिंपल सा मतलब है जब लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। सपोज कोई व्यक्ति जयपुर से दिल्ली जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा। जयपुर में मान लो किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो इसको हम बोलेंगे प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जहाँ पर वो रहने जा रहा है उसको हम बोलेंगे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ऐसे जब एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है दैट इज माइग्रेशन। तो आजकल क्या देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर गांव से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, है ना। एक प्रकार से ज़्यादा अब शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं उसके भी रीजन है, सिंपल सी बात है। शहरों में आज की डेट में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, फैसिलिटीज ज़्यादा है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 9 ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, और क्लास 12 की ज्योग्राफी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में दे रखा है। लास्ट टॉपिक है ये ना, इसके बाद ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, तो माइग्रेशन हम जानेंगे क्यों माइग्रेशन होता है। ऑल्दो माइग्रेशन के बारे में आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया हुआ, आई एम श्योर, है ना। तो द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना माइग्रेशन कहलाता है। और आज की डेट में गांव से शहरों की तरफ जाना एक कॉमन बात हो गई है। आप देखो हर जगह पर अपने आप आसपास देखो, ज़्यादातर लोगों को आपने कहते हुए सुना हुआ है यार गाँव में अब सही नहीं है, अब यहाँ पे फैसिलिटीज सही नहीं है, यहाँ पे अब पॉसिबिलिटीज नहीं है, अब हम शहरों की तरफ चलते हैं ना। और लोग पढ़ने लिखने के लिए और बेटर फैसिलिटीज के लिए लोग शहरों की तरफ चले जाते हैं। तो दिस ट्रेंड ऑफ माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। कोई पूछे वाई पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, क्या क्या फैक्टर है। नंबर 1 रीजन, यहाँ पर रीजन नंबर 1 दे रखा है, हाई डिमांड फॉर लेबर इन अर्बन एरियाज। देखो गांव में आपने देखा होगा मोस्टली लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब एग्रीकल्चर यार आपको पता है 12 महीने 12 मंथ तक आपको जॉब नहीं देगी। आपको पता है एग्रीकल्चर में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, एक सीजन के बाद लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अर्बन एरियाज में जॉब्स बहुत होती हैं इसलिए लोग जाते हैं। दूसरा, रूरल एरियाज में लो जॉब अपॉर्चुनिटी होती हैं। ठीक है, गांव में यार आप सोचो सिर्फ और सिर्फ हम प्राइमरी एक्टिविटी जैसे एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहते हैं, मगर शहरों में तो यार बहुत सारी जॉब है, शहरों में इंडस्ट्रीज भी है, शहरों में मल्टीपल टाइप्स की सर्विसेज भी है। ठीक है, तो इसलिए आप सोचो शहरों की तरफ लोग जाते हैं क्योंकि गाँव में अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं ज़्यादा। नेक्स्ट है अनबैलेंस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। आप देखो शहर ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं, गांव कम अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं। तो यार ये अनबैलेंस पैटर्न है, लोगों को दिखाई देता है यार सिटी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं तो हम सिटी की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, सिटी की तरफ ही भागते हैं। गरीब लोग जो हैं प्रीफर टू सेटल इन मेगा सिटीज फॉर देयर लाइवलीहुड। अब जो बिल्कुल गरीब लोग हैं बेचारे, है ना, अब गरीब हैं तो गांव में रहेंगे तो जॉब्स तो है नहीं और हालत ख़राब हो जाएगी, तो वो कोशिश करते हैं कि यार बड़े बड़े शहरों में जाके सेटल हो जाएं। इसलिए अब वो छोटे शहरों में नहीं जाते छोटे शहरों में उनको लगता है कि यार यहाँ अपॉर्चुनिटीज कम है, इसलिए डायरेक्टली वो बड़े शहरों में चले जाते हैं और छोटे छोटे शहरों को बाईपास कर देते हैं और बड़े बड़े जो मेगा सिटीज है वहाँ पर किस लिए चले जाते हैं, वो लाइवलीहुड के लिए चले जाते हैं। तो आज की डेट में रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है एक मेजर फैक्टर बन गया है कि क्यों शहरों की पॉपुलेशन आज की डेट में बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है,
मोस्टली डेली वेज वर्कर। अब डेली वेज वर्कर आप जानते हैं ना, जो डेली कमा के लाते हैं और मतलब सपोज डेली गए 200 रुपये कमा के ले आए, 300 रुपये कमा के ले आए, 400 रुपये कमा के ले आए, 500 रुपये कमा के ले आए, 1000 रुपये कमा के ले आए, तो डेली कमा के लाने वाले वर्कर्स को हम बोलते हैं डेली वेज वर्कर। जैसे बेल्डर हो गया, कारपेंटर हो गया, ये सब लोग कई बार देखा आपने गाँव से शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है ये मतलब डेली गांव से शहर जाते हैं, और कई बार तो ये होता है ये परमानेंटली शहर में जाके सेटल हो जाते हैं, ठीक है, चाहे वो रेंट पर ही रहे वहाँ पे, तो वहाँ पे ये काम करते हैं और काम करके अपने घर पैसा भेजते हैं। घर जो पैसा भेजते हैं उसको बोलेंगे रेमिटेंस। ध्यान देना, क्या बोलेंगे। अब ये जो वर्कर शहरों में बस के अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं, और पैसा किस लिए भेजते हैं, ताकि फैमिली की डेली कंजप्शन की नीड्स फुलफिल हो सकें, हेल्थ का मतलब खर्च कर सकें, हेल्थ पर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च कर सकें, कुछ हिस्सा इनमें ज़मीन परचेज करने में भी चला जाता है, घर बनाने में चला जाता है, ठीक है। तो जो पैसा ये डेली वेज वर्कर जो कमा रहे हैं, ये पैसा घर बेचते हैं। घर ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। किन किन चीज़ों में काम आता है ये, मतलब डेली कंजप्शन, डेली की नीड्स को फुलफिल करने में, और हेल्थ पर खर्च करने में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च करने में ना, और ज़मीन खरीदने में, घर बनाने में, सब चीज़ों पे पैसा यूज होता है, ठीक है। Though this significantly improve living standard and economic conditions of their family, but they also have to bear pain of separation। अब देखो यार, ये जो लोग हैं बाहर मतलब गांव छोड़ कर शहरों में आ गए, हालांकि यार अब ये पैसा तो भेज रहे हैं घर पे, क्या भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, और डेफिनेटली घर वालों की अच्छी कंडीशन होगी, उनके लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएंगे, इकोनॉमिक कंडीशन अलग हो जाएगी, मगर इन बेचारों को भी एक दर्द सहना पड़ता है। वो दर्द क्या है, फैमिली से अलग होने का दर्द है ना, क्योंकि इनकी जॉब होती है वो टेम्परेरी होती है, ट्रांसफरेबल होती है, कई बार एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे शहर से तीसरे शहर में ऐसे करके जाते रहते हैं, तो दूर रहना पड़ता है, जॉब मतलब फैमिली से दूर रहना पड़ता है, तो ये सेपरेशन का दर्द इनको झेलना पड़ता है, ठीक है। ये जो लोग होते हैं बेचारे गरीब होते हैं, सेमी लिटरेट होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, जो गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इनको इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब मिलती है। वैसे नहीं यार ये गांव से वर्कर जो हैं शहर चले गए और इनको हाई-फाई जॉब मिल जाए, तो इनको मीनियल जॉब करनी पड़ती है। मीनियल मतलब बहुत तुच्छ जॉब करनी पड़ती है, बहुत छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं ना, जो मतलब बिल्कुल यूँ समझ लो बहुत ज़्यादा पेमेंट भी नहीं रहता, बहुत कम पेमेंट इनको मिलता है, ठीक है। चूंकि इनकी वेजेज बहुत लो होती हैं, वेजेज मतलब मजदूरी इनकी बहुत कम होती है, और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो जहाँ पर रह रही है, इसलिए अपनी फैमिली को घर ही छोड़ के चले आते हैं, अपनी बीवी स्पाउसेस मतलब वाइफ को गांव में ही छोड़ के चले आते हैं, ताकि वो वाइफ जो है बच्चों को और बड़ों को केयर कर सके। अब ऐसा नहीं है यार ये कि मतलब गाँव से शहरों में आ गए और अपनी फैमिली को भी अपने साथ रख लें, फैमिली को साथ रखने लायक इनकी कंडीशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं है, जॉब ऐसी है कि पैसा बहुत कम मिल रहा है, इसलिए बीवी को घर छोड़ के आ जाते हैं ताकि बीवी बच्चों की और बड़े लोगों का ख्याल रख सके, ठीक है। इसीलिए रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है इसमें महिलाएं नहीं आती हैं, ज़्यादातर कौन आते हैं, मेल आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रूरल से अर्बन माइग्रेशन में कौन डोमिनेट करता है, मेल या फीमेल, तो आपको बताना है मेल करते हैं। क्यों करते हैं? इनकी जो पे स्केल है बहुत कम होता है, बहुत कम पैसा मिलता है, तो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए महिला को घर ही छोड़ के चले आते हैं ताकि बड़े बूढ़ों का ख्याल रख सकें। ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, अब हम देखेंगे ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन आपको पता है शहरों की जो परसेंटेज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं, शहरों का जो आकार बढ़ता जा रहा है उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। शहर क्यों बढ़ रहे हैं? अब शहर बढ़ने का रीजन है माइग्रेशन यार, सबसे बड़ा तो है ना, दूसरी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो आज की डेट में 47% वर्ल्ड की 6 बिलियन जो पॉपुलेशन है, 6 बिलियन का मतलब 600 करोड़। देखो मैं आपको रियलिटी बता दूं, 2023 खत्म होने वाली है, आज दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन से ज़्यादा है, 800 करोड़ से ज़्यादा, मगर बुक में डेटा ओल्ड है, ध्यान रखना है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड की 6 बिलियन पॉपुलेशन का 47% कहाँ पे रहता है? शहरों में रहता है, और फ्यूचर में ये परसेंटेज बढ़ने वाला है, ठीक है ना। वर्ल्ड की जो 6 बिलियन पॉपुलेशन है उसका 47% पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? शहरों में रहती है, और फ्यूचर में ये संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। और ऐसा कह रहे हैं कि 2008 तक कितनी हो जाएगी? 50%। अब यार बुक में 2008 की कह रहे हैं, अब क्या चल रहा है, 23 खत्म होने वाला है, ठीक है। खैर जो भी है बुक के हिसाब से याद रखना कि ये 47% को क्रॉस करके कितनी हो जाएगी? 50% हो जाएगी 2008 में ना। अब जब ये लोग शहरों में, जब ये पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भाई सीधी सीधी बात है सरकार पर भी प्रेशर बढ़ेगा। जब शहरों की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को अर्बन एरिया में बेटर प्लेसेस प्रोवाइड कराने होंगे, ताकि मतलब ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है इसको ये एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। साथ के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी पड़ेंगी ताकि क्वालिटी लाइफ ये प्रोवाइड करा सकें शहर के लोगों के लिए। ऐसा कहा जा रहा है 2050 तक, 2050 तक 2/3% जो है पॉपुलेशन वर्ल्ड की ये अर्बन एरिया में रहने लग जाएगी। 2/3 का मतलब है 66% पॉपुलेशन जो है शहरों में रहने लग जाएगी। और जब ये शहरों में आएंगे तो इससे प्रेशर बढ़ेगा। किस पर प्रेशर बढ़ेगा? शहरों में ज़मीन पर प्रेशर बढ़ेगा, शहर
के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, है ना, स्कूल, इन सब चीज़ों में प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ से रिसोर्सेज जो हैं सिटी के वो ख़त्म होंगे, और साथ के साथ में सैनिटरी, हेल्थ और क्राइम और अर्बन पॉवर्टी भी बढ़ेगी। जब ये पॉपुलेशन कहाँ पे आएगी, शहरों में आएगी, तो ये समस्याएं भी हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है, ये नेचुरल इंक्रीज भी हो सकता है। नेचुरल इंक्रीज की वजह से, जैसे मान लो शहर में जो लोग रह रहे हैं, बर्थ रेट वहाँ पे ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, इसकी वजह से अर्बन पॉपुलेशन भी बढ़ सकती है। नेट इन माइग्रेशन, लोग जा कम रहे हैं, आ ज़्यादा रहे हैं, है ना, तो मतलब नेट इन माइग्रेशन का मतलब यही होता है कि ज़्यादा लोग जब आते हैं और जाते कम हैं, तो इसकी वजह से भी शहरों की पॉपुलेशन बढ़ सकती है। अर्बन एरियाज का रिक्लासिफिकेशन हो रहा है। मान लो कोई टाउन है या छोटा सा मतलब गांव है, वो डेवलप हुआ, टाउन बन गया, फिर शहर बन गया, ऐसे मतलब क्लासीफाइज किया जा रहा है अर्बन एरियाज को। इसकी वजह से भी शहरों की पॉपुलेशन आज की डेट में बढ़ती जा रही है। ठीक है, इंडिया में एस्टिमेट किया जा रहा था, इट इज एस्टिमेटेड दैट आफ्टर 1961 अराउंड 60% ऑफ अर्बन ग्रोथ हैज बीन एट्रीब्यूटेड। ठीक है, आज आपको देखने को मिलेगा 1961 के बाद भारत में 60% अर्बन ग्रोथ हुई है, 60% अर्बन ग्रोथ। ठीक है, और इसमें से 29% जो ग्रोथ है ना, वो रूरल से अर्बन एरिया में आने की वजह से हुई है, रूरल से अर्बन एरिया में आने की वजह से बढ़ी है। ठीक है, तो 1961 के बाद टोटल शहरों में कितनी ग्रोथ हुई है, 60% हुई है, जिसमें से अकेली 29% ग्रोथ किसकी वजह से, रूरल से अर्बन एरिया में जो माइग्रेशन हो रहा है उस वजह से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।